हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रचना। तो आज के इस वीडियो से हम लोग 11th कॉमर्स का इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। जिसने भी 10th पास किया और 10th के बाद कॉमर्स फील्ड में आया है, जिसने भी 10th पास करके 11th में कॉमर्स में आया है, साइंस नहीं सिर्फ कॉमर्स, ठीक है, तो उन लोग को सब्जेक्ट होता है OCM इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो उसमें से मैं इकोनॉमिक्स आज स्टार्ट करूँ। इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। जिसको भी आइडिया नहीं है कि 11th का टेक्स्ट बुक कैसा होगा, तो देखो 11th का टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स का ऐसा है, इसका फर्स्ट पेज। नेक्स्ट यहाँ पे सेम इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, मतलब मैंने बस फर्स्ट पेज इसलिए बता दिया ताकि तुम लोग को बाय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर्स क्या क्या हम लोग को इकोनॉमिक्स में कौन से चैप्टर्स पढ़ने। सो नेम ऑफ द चैप्टर्स, फर्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स, सेकंड मनी, थर्ड पार्टीशन वैल्यूज, फोर्थ इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, फिफ्थ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, सिक्स पॉपुलेशन इन इंडिया, सेवेंथ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, एट्थ पुवर्टी इन इंडिया, नाइन्थ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991 और 10th इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। सो टोटली हम लोग के पास 11th में 10 चैप्टर है, ठीक है। 11th में हम लोग कितने चैप्टर है? 10 चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे आज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। सो जिसने भी फर्स्ट लिया है वो लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं है, 10 से बिल्कुल रिलेट नहीं करता, ठीक है। जैसे तुम लोग को हिस्ट्री, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस था, ये 10 से रिलेट नहीं करता। इकोनॉमिक्स एक नया टर्म जैसा तुम लोग को समझता है, मतलब ठीक है, एक नया हो जाता है वो। तो तुम लोग को इकोनॉमिक्स, OCM, ये सारी चीज़ें बहुत न्यू है, तो तुम लोग इसको अच्छे से समझोगे तो तुम लोग को आराम से वो अडॉप्ट तो कर पाओगे, ठीक है, उसको आराम से ले पाओगे। इकोनॉमिक्स बिल्कुल टफ नहीं है, ईजी है, ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है। फर्स्टली मैं बता देती हूँ इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है। ह्यूमन वांट्स, ठीक है, ह्यूमन का वांट, ह्यूमन को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। ह्यूमन को, इंसान को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि आज एक TV लाया, नॉर्मल सा टेलीविजन सेट था, वो लाया तो उसको उसमें सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है, कुछ देर तक सेटिस्फैक्शन मिला, फिर वो दूसरे घर से आया और दूसरे घर के पास स्मार्ट TV या LED TV था, ठीक है। तो उसका क्या हुआ, उसको और कुछ चाहिए, उसको अभी वो TV से मन भर गया तो उसको अभी दूसरा TV चाहिए, ठीक है। या सपोज उसके पास घर पे उसने वो भी TV ला दिया, LED TV, ठीक है। फिर उसको अभी एक बाहर से फ्रिज देख के आ रहा तो उसको अभी फ्रिज भी चाहिए, ठीक है। मतलब तुम लोग देख रहे हो, ह्यूमन का वांट्स कभी भी सेटिस्फाई करता है, बट लिमिट नहीं होता, अनलिमिटेड होता है, ठीक है। ह्यूमन का वांट हमेशा क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। तो ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, बट उसको मैनेज कैसे करना है? उसको लिमिटेड मीन्स में, जैसे कि मेरे पास पैसे कम है, ठीक है, मेरे पास पैसे सिर्फ 10,000 है और 10,000 में मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है। 10,000 में मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है। 10,000 में अगर मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है तो मुझे ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा जिससे मैं वही 10,000 में अपने सारे वांट्स कंप्लीट कर सकूँ। जैसे मुझे एक वॉशिंग मशीन चाहिए, जैसे मुझे एक फ्रिज चाहिए, ऑफकोर्स 10,000 नहीं आएगा, सपोज मेरा 50,000 का बजट है, ठीक है। तो इतने में मेरे को सब चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को हैंडल कौन करता है? मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दिया। इकोनॉमिक्स क्या होता है, हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या करता है? ह्यूमन वांट्स के अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स क्या होता है? कोई भी चीज़ को चाहना, मतलब कोई भी चीज़ को, मतलब ऐसा मन में आना कि मुझे वो चाहिए, ठीक है। तो ह्यूमन वांट्स का लिमिटेड वे में, लिमिटेड मीन्स होने पर भी उसको क्लियर, मतलब उसको वो पॉसिबल करके देना, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स, यहाँ पे भी आएगा हम लोग को डेफिनेशन की इकोनॉमिक्स क्या है, और बहुत सारे बड़े बड़े फिलोसोफर ने इकोनॉमिक्स के टर्म्स को एक्सप्लेन किया अपने ही लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का ऐसा तुम लोग नहीं बोल सकते कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो तुम लोग को आगे दिखेगा कि बहुत सारे फिलोसोफर्स थे जिसने क्या किया है, इकोनॉमिक्स को अपने ओन लैंग्वेज में क्या किया है, डिफाइन किया है, ठीक है। और उसके भी की पॉइंट्स दिए हुए ये चैप्टर में मेनली, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। Today's world is marked by scientific inventions and discoveries। तो आज का जो वर्ल्ड है, क्या है? वो पूरे साइंटिफिक इन्वेंशन और डिस्कवरी से भरा हुआ है, ठीक है। This remarkable scientific progress enables to probe into the question what is science, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है मन में, ये प्रोग्रेस देख के हम लोग को एक मन में क्वेश्चन आता है कि ये साइंटिफिक इन्वेंशन और डिस्कवरी हो रहे, करेक्ट, बट ये साइंस होता क्या है, ठीक है, ये साइंस होता क्या है? तो यहीं पे देखो साइंस का मीनिंग भी दिया है। साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो साइंस एक नॉलेज है, ठीक है, बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब एक बॉडी है जिसमें नॉलेज भरा पड़ा है, ठीक है, बट वो कौन से वे में है? वो एक सिस्टमैटिक वे में है, ठीक है। मतलब अभी सपोज मैंने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया ही नहीं, ठीक है, मैंने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया ही नहीं और मैं सीधे लास्ट चैप्टर को एक्सप्लेन दे रही हूँ और तुम लोग को कोई भी कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं कि इकोनॉमिक्स में क्या कैसे है, ठीक है। तो वो सिस्टमैटिक नहीं हुआ। मैंने फर्स्ट चैप्टर किया, फिर तुम लोग को कॉन्सेप्ट समझा, फिर मैं सेकंड चैप्टर पे आई, फिर मैं थर्ड चैप्टर में सिस्टमैटिक वे में जा रही हूँ,
राइट। अगर मैं सिस्टमैटिक वे में जा रही हूँ तो तुम लोग को समझेगा। तो सेम वे साइंस क्या है, साइंस एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। साइंस क्या है, साइंस इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज। कौन सा बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब मेनली देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ साइंस। साइंस के भी दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। साइंस के भी दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज नेचुरल साइंस एंड सेकेंड इज सोशल साइंस। अब देखो नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में एक बहुत मेजर डिफरेंस है, यहाँ पे पता चलेगा। अगर मैं नेचुरल साइंस की बात करूँ तो नेचुरल साइंस इज अ वन whose laws are universally acceptable and the validity can be tested in a laboratory under controlled conditions। तो यहाँ का इसका मैं सिंपली मीनिंग बताती हूँ। देखो अभी यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 2+2 तो 2+2 4 ही होना है, ठीक है। 2+2 4 ही होगा। क्या इसको तुम लोग चेंज कर सकते हो कि नहीं 2+2 5 हो जाएगा या 2+2 22? ऑफकोर्स नहीं होगा, ठीक है। 2+2 क्या होगा, 2+2 से 4 होगा। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये तुम लोग कहीं पे भी जाओ, कोई भी देश में जाओ तो वो लोग क्या बोलेंगे कि 2+2 4 होता है। बिकॉज ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, राइट। तो मैंने क्या बोला, तो नेचुरल साइंस इज वन हुज लॉस आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। अब मैंने ये मैथ्स का एग्जाम्पल दिया, मैंने किसका एग्जाम्पल दिया, मैथ्स का। अभी ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटी। मैंने एक बॉल ऊपर फेंका, मैंने क्या किया, मैंने एक बॉल ऊपर फेंका, बॉल नीचे आएगा, ऑफकोर्स आएगा। ऐसा तो नहीं कि इंडिया में बॉल आएगा और अमेरिका में बॉल नहीं आएगा, अमेरिका में भी बॉल आएगा, बिकॉज ग्रेविटी सब जगह पे है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो रहा है। ये अगर मैंने ये लॉ बोला कि ग्रेविटी अट्रैक्ट करता है अर्थ की तरफ कोई भी चीज़ को, तो ये लॉ क्या कर रहा है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, सिर्फ इंडिया में नहीं, या ये सिर्फ ये पर्टिकुलर एरिया में ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, सारे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है, राइट। तो यहाँ पे देखो वही बोला है कि नेचुरल साइंस इज वन हुज लॉस आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एंड देयर वैलिडिटी कैन बी टेस्टेड इन अ लेबोरेटरी अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। अब इनके वैलिडिटी या इनको प्रूफ किया जा सकता है, इनको लेबोरेटरी में अंडर कंट्रोल कंडीशन मीन्स एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में उसको लेबोरेटरी में प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। उसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ किया जा सकता है। जैसे कि केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स हो गए, Na+OH, सोडियम प्लस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दोनों को मिलाओगे तो सॉल्ट बनेगा। ये चीज़ को तुम लोग क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो लेबोरेटरी में, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें जो देखो सिंपल वर्ड्स में जो चीज़ों को यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, जो चीज़ें क्या है यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, मतलब हर जगह पे एक्सेप्टेबल है और जिसको प्रूफ किया जा सकता है उसको बोलेंगे नेचुरल साइंस। उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल साइंस, ठीक है। नेचुरल साइंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जैक्ट साइंसेस, ठीक है। नेचुरल साइंस को क्या बोला जाता है, एग्जैक्ट साइंस, बिकॉज ऑफ देयर एम्पिरिकल अप्रोच टू द स्टडी। मतलब ये ऐसा अप्रोच जैसे है कि बताते कि ये प्रूफ करता है, ठीक है, ये प्रूफ करता है, राइट। अब देखो यहाँ पे आगे क्या दिया है, एग्जाम्पल्स, मैथमेटिक्स, मैथ्स का एग्जाम्पल दिया मैंने, फिजिक्स, ग्रेविटेशन, केमिस्ट्री Na+OH, ठीक है, समझा। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यही नहीं है साइंस, ठीक है, इसमें भी और 2-3 आ सकते हैं, बट यहाँ पे मेजरली क्या है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, समझा। नेचुरल साइंस क्लियर हुआ, ऐसे साइंस जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल और उसके लॉ सेम है और उसको क्या बोलते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं लेबोरेटरी में, ठीक है। इसको नेचुरल साइंस बोलते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकेंड सोशल साइंस, ठीक है। सो सोशल साइंस क्या है, सोशल साइंस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस, ठीक है। अभी एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, बिहेवियर पे डिपेंड होने वाला, ठीक है। तो सोशल साइंस को या तो एब्स्ट्रैक्ट साइंस बोलते हैं या तो बिहेवियरल साइंस। क्यों बोला जाता है बिहेवियरल या एब्स्ट्रैक्ट साइंस, बिकॉज ये जो सोशल साइंस है ना, ये ह्यूमन के बिहेवियर को, ह्यूमन के साइकोलॉजी को क्या करता है, स्टडी करता है और उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। ह्यूमन के स्टडी को, ह्यूमन के ब्रेन को स्टडी करता है या ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करता है और उसके हिसाब से रिएक्ट करता है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, देखो कैसे। बिकॉज सोशल साइंस इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सम और द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्यों इसको बोला जाता है, देखो रीजन दिया, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सम और दी अदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये किसकी स्टडी करता है, ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, ये किसकी स्टडी करता है, ये स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर की। एग्जाम्पल, साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू मेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अभी एग्जाम्पल ऑफ सोशल साइंस क्या है, एग्जाम्पल ऑफ सोशल साइंस है साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो भी पागल हो जाते हैं या तो जिसके ब्रेन में थोड़ा सा ऐसा जो प्रॉब्लम होता है, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट, जिसको थोड़ा सा कोई इशू होता है, कोई भी, जैसे कि किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कोई बहुत डिप्रेशन में होता है, ठीक है, ऐसे टाइम पे साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है, जो ह्यूमन के ब्रेन को
ह्यूमन के ब्रेन को समझ सकता है, कैसे? उसके ह्यूमन बिहेवियर से, ठीक है। तो साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू ह्यूमन मेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी क्या करता है? साइकोलॉजी मैंने बताया वो क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर के मेंटल हेल्थ को देख के वो चीज़ें बताता है। सोशियोलॉजी क्या करता है? सोशियोलॉजी सोशल एस्पेक्ट मतलब सोसाइटी के एस्पेक्ट को, सोसाइटी में वो इंसान का क्या कैसा है, वो सोसाइटी का कैसा मेंबर है, वो सिविलाइज्ड है अनसिविलाइज्ड है, ये सारी चीज़ें देख के वो क्या करता है, वो अपनी चीज़ें बताता है। So human behavior can neither be empirically tested nor can be studied in the laboratory। तो यहाँ पे देखो सबसे मेन डिस्टिंग्विश जैसा बोल दो, अगर तुम लोग को नेचुरल साइंस और सोशल साइंस के बीच में आया कि ह्यूमन बिहेवियर कैन नाइदर बी टेस्टेड नॉर बी स्टडीड, ठीक है। तो ह्यूमन बिहेवियर ऐसा नहीं है कि चलो आज इसका एक आंसर है, ठीक है। अभी तुम लोग का मैथमेटिक्स का एक था 2 + 2 = 4, तुम लोग ऐसा बोल रहे हो 2 + 2 2 + 2 4 याद हो गया, ठीक है। बट ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसका तुम लोग ऐसे रीड आउट करो कि इसका ऐसा है तो मैं पढ़ लूँगा, नहीं। सोशल साइंस में ऐसा कुछ नहीं है कि तुम लोग उसको रट के याद कर लोगे, उसमें तुम लोग को बिहेवियर देखना पड़ता है, बिहेवियर देख के तुम लोग को उसके अलग अलग आंसर्स मिलते हैं, ऐसा समझो, ठीक है। जैसे एक इक्वेशन ले लो, ठीक है, मैथ्स का इक्वेशन तुम लोग ने किया होगा 10th में ऑफकोर्स। तो 10th के इक्वेशन से देखो, अगर तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग x की वैल्यू, एक इक्वेशन है, x की वैल्यू अलग अलग डालोगे तो अलग अलग वैल्यूज़ आएंगे तुम लोग को, राइट। उसमें x की वैल्यू अगर एक इक्वेशन में डालोगे तो अलग अलग वैल्यूज़ आएंगे। सेम वे अगर ये सोशियोलॉजी में अलग अलग ह्यूमन के बिहेवियर को देखोगे तो अलग अलग आंसर्स आएंगे तुम लोग को, समझा, ठीक है। तो ह्यूमन बिहेवियर कैन नेदर बी एम्पिरिकली टेस्टेड नॉर बी स्टडीड इन द लैबोरेटरी, हेंस द लॉस ऑफ सोशल साइंस आर नॉट यूनिवर्सल। तो लॉ क्या है? यूनिवर्सल नहीं है, बट दे आर दी ओनली स्टेटमेंट्स ऑफ जनरल ह्यूमन टेंडेंसी। बट वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है जनरल ह्यूमन टेंडेंसीज को देख के, ह्यूमन के टेंडेंसी, ह्यूमन के बिहेवियर, ह्यूमन के कैपेसिटी, ये सारी चीज़ों को देख के वो सिर्फ एक स्टेटमेंट देता है, ठीक है, कि अभी ये पागल है, ठीक है। अब मैंने एक ह्यूमन बिहेवियर देखा हम लोग ने कि ये इंसान पागल जैसा हरकतें कर रहा है, हम लोग ने चेक वगैरह किया और पता चला ये पागल है, ठीक है। मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि ये एक पागल है, बट उसका अगर हम लोग रिकवरी करें, उसका हम लोग क्या करें, अगर रिकवरी करें, उसको ठीक करें, मेडिसिन दे, तो वो स्टेटमेंट चेंज हो सकता है, राइट। बट ऐसा इसमें नहीं होता। क्या ग्रेविटेशन चेंज हो जाए कि नहीं फेंकोगे तो नहीं आएगा, तुम लोग ने कुछ तो चेंजेस किया, उसको संभाला, चेंज हो जाएगा? ऑफकोर्स नहीं होगा, ठीक है। सो ये दोनों में सबसे मेन डिफरेंस है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तुम लोग को बिल्कुल टफ नहीं लगेगा ये, और यहाँ पे ये लेबोरेटरी में टेस्ट करके प्रूफ कर सकते हो और ये प्रूफ नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये इतना होने के बाद अब यहाँ पे आता है इकोनॉमिक्स कहाँ से बना, उसका ओरिजिन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आएंगे, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस। तो यहाँ पे हम लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग को पता चल गया कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये क्या है, ये नेचुरल साइंस है, ठीक है, विच कैन नॉट बी चेंज्ड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। बट इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। इकोनॉमिक अगर एक सोशल साइंस है, विच मीन्स वो क्या कर रहा है, वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेगा, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेगा और उसके हिसाब से उसके रेफरेंस में आंसर्स देगा, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लो क्योंकि ये फिलअप्स में आ सकता है, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स, अब ये इकोनॉमिक्स ये वर्ड आया कैसे, इसका ओरिजिन क्या है, ठीक है। तो ओरिजिन लाइज इन द ग्रीक वर्ड। सो इकोनॉमिक कहाँ से आया, एक ग्रीक वर्ड से आया। इकोनॉमिक लाइज इन द ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमिया विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड, मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। अब देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताती हूँ। पहले तो इकोनॉमिक इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक क्या है, एक सोशल साइंस है। और इकोनॉमिक्स बना किससे, इकोनॉमिक्स बना एक ग्रीक वर्ड से, और वो ग्रीक वर्ड है ओइकोनॉमिया, ठीक है। इकोनॉमिक बना एक ग्रीक वर्ड से। इकोनॉमिक का ओरिजिन किससे आया, एक ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है ओइकोनॉमिया, ठीक है। ओइकोनॉमिया विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। अभी मैनेज करना, ठीक है, हाउस होल्ड को मैनेजमेंट करना, ठीक है। हाउस होल्ड में अभी घर पे क्या इनकम है, क्या एक्सपेंस है, ठीक है, आगे क्या सेविंग्स करने वाले हो, ये सारी चीज़ों पे हाउस होल्ड करना, ठीक है। मैनेजमेंट बता रही हूँ मैं, सिर्फ एक हाउस होल्ड मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट हाउस होल्ड मतलब इनकम को ध्यान देखना और एक्सपेंस पे ध्यान देना, ठीक है, इसको मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड बोलते हैं। तो ओइकोनॉमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, और ये वर्ड से हम लोग का वर्ड आया इकोनॉमिक्स। अब तुम लोग बोले कि अभी तो मैम ने बोला कि ह्यूमन बिहेवियर पे होता है इकोनॉमिक्स, ह्यूमन बिहेवियर पे होता है, राइट, इकोनॉमिक्स। तो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड कैसा हो गया। अब मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, अभी तुम लोग दो घर को कंपेयर करो, एक घर को देखो और दूसरे घर को देखो, दोनों का इनकम और एक्सपेंस अलग होगा। क्यों अलग होगा, दोनों इंसान ही तो है, बट दोनों ह्यूमन अलग अलग है ना, दोनों के मेंटालिटी अलग है, दोनों की साइकोलॉजी मतलब सब डिफरेंट है, राइट। तो इसमें भी कहीं ना कहीं तुम लोग ह्यूमन बिहेवियर को ही देख रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे इकोनॉमिया मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। इकोनॉमिक्स इज प्रिफर्ड टू एज द क्वीन ऑफ सोशल साइंस। अब सोशल साइंस के
इकोनॉमिक को क्या प्रीफर करते हैं, इकोनॉमिक को रिफर करता है एज अ क्वीन ऑफ सोशल साइंस, भूलना नहीं है, इकोनॉमिक्स को रिफर करता है क्वीन ऑफ सोशल साइंस। और ये किसने रेफरेंस दिया, ये पॉल सैमुएल्सन एक फिलोसोफर है जिन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स सोशल साइंस का क्वीन है, ठीक है। सो नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स डील्स विद द ह्यूमन इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब देखो मेन तुम लोग का मैं बोलूँ तो परफेक्ट तुम लोग के स्टैंडर्ड के लिए, मतलब 11th स्टैंडर्ड का परफेक्ट इकोनॉमिक्स का वो आया डेफिनेशन। सो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब देखो इकोनॉमिक्स क्या डील करता है, मैंने बोला था कि हम लोग इकोनॉमिक्स में ये सोशल साइंस में क्या पढ़ेंगे, हम लोग सोशल साइंस में ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन का बिहेवियर क्या है। सोशल साइंस में क्या पढ़ेंगे, सोशल साइंस में देखेंगे ह्यूमन का बिहेवियर। तो इसमें इकोनॉमिक्स भी सोशल साइंस है, तो इकोनॉमिक्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन का बिहेवियर इकोनॉमिक एस्पेक्ट में कैसा है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में मतलब मैं तुम लोग को शॉर्ट में समझाती हूँ। इसमें इसका मतलब ये है कि ह्यूमन, ठीक है, इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ही पढ़ता है इकोनॉमिक्स, बट उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या हो जाएगा। इकोनॉमिक एस्पेक्ट तुम लोग अभी के लिए ऐसा समझ सकते हो कि पैसे के रिलेटेड, ठीक है, मनी रिलेटेड। ह्यूमन के देखो बहुत सारे बिहेवियर होते हैं। ह्यूमन का बिहेवियर होता है एज अ रिलेशन वाइज कि पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेवियर करना है, ठीक है, और फिर मनी रिलेटेड कैसा बिहेवियर, ठीक है। तो बहुत सारी ह्यूमन्स के क्या होते हैं बिहेवियर अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरफ, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग को क्या स्टडी करना है, हम लोग को स्टडी करना है ह्यूमन बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक फाइल, ठीक है। तो इकोनॉमिक के एस्पेक्ट से ह्यूमन बिहेवियर क्या है वो स्टडी करेंगे हम लोग। इट डील्स विथ हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई, ठीक है, ये क्या डील करता है, इट डील्स विथ हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड मीन्स। तो मैंने पहले भी बताया कि इकोनॉमिक्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक ह्यूमन बीइंग के अनलिमिटेड वांट्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग को ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, उसको सब चाहिए, ठीक है। अगर एक ह्यूमन को सब ला के दे दोगे तो वो कुछ बोलेगा नहीं, वो बोले कि हाँ वो बच गया, ठीक है। सो ह्यूमन के अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड मीन्स में कैसे तुम लोग को सेटिस्फाई करोगे, ह्यूमन का जो अनलिमिटेड वांट्स है उसको लिमिटेड मीन्स में कैसे सेटिस्फाई करोगे, ये तुम लोग को इकोनॉमिक्स सिखाएगा, ठीक है। सो लेट्स रिफ्रेश योर मेमोरी, हैव यू स्टडीड द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इन द प्रीवियस टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पे तुम लोग को एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या तुम लोग ने ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट कोई प्रीवियस टेक्स्ट बुक में पढ़ा है क्या, ठीक है। सो आई डोंट थिंक कोई पढ़ा होगा, बट अगर कोई पढ़ा होगा तो अच्छा, उसको क्लियरली वाला चीज़ समझ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट इज ये ऑरेंजिश कलर में टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब इकोनॉमिक सिस्टम क्या होते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम मतलब जो तुम लोग को इकोनॉमिक ऐसा कुछ आया ना तो तुम लोग अभी के लिए ऐसा समझ जाना कि पैसे के रिलेटेड ही है, ठीक है, पैसे के रिलेटेड ही है कुछ। तो इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब देखो गवर्नमेंट, अभी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट या तो कोई कंपनी, ठीक है, सपोज एक कंपनी लेते हैं, कंपनी क्या करता है, अपना प्रॉफिट संभालते हैं। कंपनी क्या कर रहा है, वो दुनिया का नहीं देखेगा, वो देखेगा कि मैं अपना कैसे अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज कर सकूं, ठीक है। कंपनी क्या सोचेगा कि मैं अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज कर सकूं। गवर्नमेंट क्या सोचेगा, गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट वो सोचेगा कि मैं अपने पब्लिक को कैसे मैक्सिमम क्या बोलते हैं फैसिलिटीज़ या अपना उनको कैसे मैक्सिमम चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। गवर्नमेंट सोचेगा कि मैं सोसाइटी को प्रोवाइड करूंगा। और कैपिटलिज्म में ये कंपनी, एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी सोचेगा कि मैं अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करूं। तो कैपिटलिज्म में क्या होता है, ठीक है, कैपिटलिज्म में मेनली सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर की होती है, ठीक है। अब सोचो एक गवर्नमेंट है सपोज, ठीक है, एक गवर्नमेंट मतलब एक कंट्री है, ये सपोज एक कंट्री है, एक कंट्री में सपोज 10 कंपनीज है, सिर्फ 10, मैंने सिर्फ तुम लोग को एग्जांपल दिया। 10 कंपनीज में से सपोज 9 कंपनीज प्राइवेट इंडिविजुअल संभाल रहे हैं और एक कंपनी सिर्फ गवर्नमेंट का है, एक सिर्फ किसका है, एक गवर्नमेंट का है। तो ये कैपिटलिज्म संभाल रहे, क्या कर रहा है कैपिटलिज्म, मतलब सिर्फ इंडिविजुअल्स के हाथ में, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में कंपनी दे रहा है तो वो अपने फ़ायदे निकालेंगे। तो ये होता है कैपिटलिज्म, ये नॉर्मली अमेरिका स्टेट में होता है, ठीक है। सोशलिज्म क्या करता है, सारी चीज़ें गवर्नमेंट संभालती है, सारी चीज़ें कौन संभालता है, गवर्नमेंट संभालती है। उसका सोल प्रोप्राइटर कौन है, गवर्नमेंट, ठीक है, पूरा गवर्नमेंट संभालेगा और क्या करेगा, अपने लोगों में, अपने पीपल्स में क्या करेगा, सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी में जो इंडिया फॉलो करता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, इंडिया फॉलो करता है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें कैपिटलिज्म मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी होते हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, रिलायंस हो गया, ठीक है, रिलायंस है, सेम BEST बेस्ट जो गवर्नमेंट का बस सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट के भी हैं, गवर्नमेंट के कंपनीज और इवन प्राइवेट कंपनीज या इंडिविजुअल्स भी है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे मिक्स इकोनॉमी। सो नेक्स्ट
अब यहाँ पे देखो, यहाँ से तुम लोग का फिलोसफर्स आ रहे हैं, 3-4 फिलोसफर्स है जिन्होंने अपने अपने हिसाब से क्या दिया है, व्यूज़, अपने व्यूज़ दिए इकोनॉमिक्स की तरफ से, या तो एक डेफिनेशन जैसा समझ लो। सो कौटिल्यस कौन है मैं बता दूँ चाणक्य, जिसको पता होगा चाणक्य, ठीक है, बहुत फेमस नाम है चाणक्य। और चंद्रगुप्ता मौर्य के एक एडवाइज़र थे, चंद्रगुप्ता मौर्य जो राजा थे उनके एडवाइज़र थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी बोला जाता है, ठीक है। ये इनको बहुत नॉलेज था, इनको इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत नॉलेज था। तभी के टाइम पे इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स नहीं बोला जाता था, बट उनको तभी बोला जाता था अर्थशास्त्र, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला इकोनॉमिक्स को, अर्थ, उनका एक बुक भी है अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र। अर्थ मीन्स वेल्थ, ठीक है, अर्थ मीन्स वेल्थ। तो यहाँ पे बोला है अर्थ क्या होता है, मीन्स वेल्थ, और शास्त्र मीन्स साइंस, ठीक है, शास्त्र, एक्चुअली शास्त्र नहीं शास्त्र। तो अर्थशास्त्र, इसको प्रोनाउंस होगा अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब होता है और शास्त्र का मतलब होता है, पूरा अर्थशास्त्र मिलके क्या बता रहा है, अर्थशास्त्र इज द साइंस एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र इम्प्लाई करता है साइंस ऑफ एक्वायरिंग, साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग। अर्थशास्त्र मतलब है वो अपना वेल्थ को मैनेज करना, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अर्थशास्त्र का मतलब है वो साइंस जिससे हम लोग वेल्थ को मैनेज करना सीख सके, ठीक है। वेल्थ को मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि पैसा ला के रख दो, ठीक है, वेल्थ मैनेज करना पड़ता है। कोई मतलब पैसा आया नहीं खर्च करता है, और कोई लोग इतने कंजूस होते हैं कि उसको यूज़ ही नहीं करते, इवन दो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए, ठीक है। तो वेल्थ को मैनेज करना इतना ही नहीं होता, वेल्थ को आगे कैसे बढ़ाते हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, ठीक, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, ये सारी चीज़ें तुम लोग को आएंगी आगे। तो अर्थशास्त्र क्या सिखाते हैं, अर्थशास्त्र वेल्थ मतलब पैसा, ठीक है, वेल्थ मतलब पैसा समझो, ठीक है। वेल्थ को कैसे मैनेज करते हैं वो वाला साइंस है अर्थशास्त्र, जो साइंस वेल्थ को मैनेज करना सिखाता है, ठीक है। एसेंशियली अर्थशास्त्र इज अ ट्रेटाइज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस। ट्रेटाइज मतलब एक बुक जैसा समझो, ठीक है, जो लिखा हुआ है, ठीक है। सो अर्थशास्त्र इज अ ट्रेटाइज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल मतलब इकोनॉमी पे, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमी पे बहुत बड़ा मतलब अर्थशास्त्र एक बुक है जो पूरे इकोनॉमी को कैसे संभालते हैं, इनकम कैसे संभालना, एक्सपेंस कैसे संभालना, ये सारी चीज़ों उसमें लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट, की पॉइंट बेस्ड ऑन कौटिल्याज व्यूज। की पॉइंट बेस्ड ऑन कौटिल्याज व्यू, कौटिल्य के हिसाब से उसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं। क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट, क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। अगर तुम लोग को इकोनॉमी संभालना है, कौटिल्य कहते हैं अगर तुम लोग को अपना वेल्थ अच्छे से संभालना है, मैनेज करना है, तो उसमें जो स्टेट है या जो गवर्नमेंट है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अगर तुम लोग को इकोनॉमी अपना वेल्थ को संभालना है, अपने स्टेट का या अपने गवर्नमेंट का या खुद का भी, ठीक है, अब इवन तो अगर तुम लोग खुद का संभालना है तो भी इसमें क्रूशियल रोल किसका है, स्टेट या गवर्नमेंट का। अगर पर्टिकुलर स्टेट का है स्टेट का, या पर्टिकुलर गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट, फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन्स टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। अभी फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ, अब तुम लोग किस किस तरीके से वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि तुम लोग क्या क्या चीज़ें लगा, अभी तुम लोग के पास अगर एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, तो तुम लोग ट्राई क्या करोगे, 2 सोर्स ऑफ इनकम करने को, ठीक है, ताकि 2 तरफ से पैसा है। सेम गवर्नमेंट को भी क्या करना है, स्टेट का अगर वेलफेयर चाहिए, स्टेट का क्या चाहिए, अगर वेलफेयर मतलब स्टेट की अच्छाई, स्टेट को अच्छा मिलना चाहिए, ऐसा कुछ सोच रहे हो तो क्रिएशन ऑफ वेल्थ करो, ठीक है। नेक्स्ट, नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। नीड फॉर एफिशिएंट मतलब अच्छा, एफिशिएंट मतलब तेज़, जो ऐसा एफिशिएंट मतलब फट से कोई चीज़ कर सके। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कोई भी चीज़ के लिए मशीनरी चाहिए होता है, ठीक है। सो वो गुड गवर्नेंस के लिए क्या चाहिए, एफिशिएंट मतलब फास्ट, ऐसा एकदम फट से करने वाला मशीनरी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। नेक्स्ट, कॉम्पिलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र। सो यहाँ पे कौटिल्य ने क्या किया था, कौटिल्य जी ने कि कॉम्पिलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़, जो भी अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं, पॉलिटिक्स वाले क्या करते हैं कि जैसे ही इलेक्शन आने लगता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि हम लोग आपको ये सारी चीज़ें देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। और जैसे ही इलेक्शन हो गया, वोट हो गया, तो वो लोग भूल ही जाते हैं। तो सेम ये क्या करते हैं, अर्थशास्त्र में सारे पॉलिटिकल आइडियाज़ का कॉम्पिलेशन मतलब सब मिलके हैं, ठीक है, कॉम्पिलेशन मतलब सब मिलके हैं। अर्थशास्त्र में मैनेज वेल्थ कैसे करते हैं वो भी, और इवन पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में भी दिया हुआ है। डू यू नो, तो तुम लोगों को क्या पता है, कौटिल्य वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट एंड अ रॉयल एडवाइजर।
ठीक है। तो वो फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट मतलब जो इकोनॉमी को संभालते हैं। रॉयल एडवाइज़र थे, और जहाँ पे रॉयल आ गया ना वो समझ जाना कोई राजा महाराजा के मतलब कोई राजा महाराजा के रिलेशन का है। मैंने बोला था कि राजा महाराजा कौन, चंद्रगुप्ता मौर्य के ये एडवाइज़र थे ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। कौन से पीरियड में, मौर्य पीरियड पे। ही इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम चाणक्य। उनको कौन सा, कौटिल्य के अलावा और कौन सा नाम पता है, उनका नाम है चाणक्य और विष्णुगुप्ता। कौटिल्य ऑथर्ड द एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेटाइज द अर्थशास्त्र। तो इंडिया का अभी जो पॉलिटिक्स स्टेबिलिटी है उसको अलग ही नाम है, बट वो टाइम पे जब चाणक्य क्या थे, चाणक्य रॉयल एडवाइज़र, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर थे, तभी के टाइम पे इंडिया में जो पॉलिटिकल ट्रेटाइज था, जो पॉलिटिक्स के बारे में जो भी नॉलेज था या इकोनॉमी के बारे में जो भी नॉलेज था, उसका नाम दिया था अर्थशास्त्र। ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक। तो एडम स्मिथ अपना डेफिनेशन दे रहे हैं। एडम स्मिथ क्या करे, अपना डेफिनेशन दे रहे जो है वेल्थ ओरिएंटेड, कि वेल्थ को कैसे संभाला जाए, ये क्या किया जाए, वेल्थ ओरिएंटेड। वो क्या है, वेल्थ के रिलेटेड डेफिनेशन है एडम स्मिथ का। ठीक है। सो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, तो इकोनॉमिस्ट कैसे हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो याद रखना है, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का फादर ऑफ इकोनॉमिक्स रिगार्ड किया जाता है। ठीक है, उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता है, ये भूलना नहीं है, ये फिलिप्स में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सो एडम स्मिथ इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हैज़ गिवन द वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ जी ने क्या दिया है, एडम स्मिथ जी ने इकोनॉमिक्स का वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है। अब वो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या है वो बता दो। देखो, आउट ऑफ हिज मैनी लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक्स, अभी उनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स की तरफ, बट उसमें से ही इज़ मोस्ट फेमस फॉर हिज 1776 पीस ऑफ वर्क। ठीक है। अब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स के लिए दिया है, विच मीन्स वो लोग ने बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट की, बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंट किया या बहुत सारी चीज़ें समझाई है इकोनॉमिक्स में। ठीक है। बट उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे फेमस कौन सा है, उनका वो काम जो 1776 में किया था उन्होंने। ठीक है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ इनटू द नेशन। एडम स्मिथ डिफाइंस इकोनॉमिक एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। तो यहाँ पे एडम स्मिथ का कहना है कि एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स को ऐसे डिफाइन करते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है डेफिनेशन देने का। ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो एडम स्मिथ कहते हैं कि साइंस, इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ, वेल्थ के बारे में, वेल्थ का साइंस। साइंस क्या होता है, हम लोग ने क्या पढ़ा था, देखो यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब एक ऐसा बॉडी जिसमें सिस्टमैटिक नॉलेज है। ठीक है। तो एडम स्मिथ कहते हैं कि वो साइंस ऑफ वेल्थ है, मतलब वो जो बॉडी ऑफ नॉलेज है उसमें क्या है, वेल्थ के रिलेटेड सारे चीज़ें दिए हुए, तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। और उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ इनटू नेशन। ठीक है। और एडम स्मिथ डिफाइन कैसे करते हैं इकोनॉमिक को डिफाइन करते हैं एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। बहुत अच्छा डेफिनेशन है, ईजिली तुम लोग याद कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे की पॉइंट्स ऑफ एडम स्मिथ, की सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। और उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ इनटू नेशन। ठीक है। और एडम स्मिथ डिफाइन कैसे करते हैं इकोनॉमिक को डिफाइन करते हैं एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। बहुत अच्छा डेफिनेशन है, ईजिली तुम लोग याद कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे की पॉइंट्स ऑफ एडम स्मिथ, की पॉइंट्स ऑफ एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ के भी कुछ की पॉइंट्स हैं कि वो क्या इंपॉर्टेंट सोचते हैं। लेजीज फेयर, दैट इज़ नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये लेजीज फेयर क्या है मैं बताती हूँ। देखो, लेजीज फेयर मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट का कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत कम या ना के बराबर क्या बोलते हैं एंट्री होना। विच मीन्स एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। अभी देखो, जो इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है, जो इंडिया का क्या है टैक्स सिस्टम, या टैक्स जितना भी हम लोग को पे करना पड़ रहा है, जितना भी टैक्स पे करना पड़ रहा है, वो किसने बनाया, वो गवर्नमेंट ने रूल बनाया अपना। ठीक है। बट लेजेस फेयर के पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाए तो इकोनॉमी में अगर कोई भी रूल्स या रेगुलेशन या कुछ भी डालना है तो उसमें गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो ना के बराबर होता है या तो नहीं भी होता है। ठीक है। सो कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ्स डेफिनेशन, कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, एडम स्मिथ कहते हैं कि कैपिटल का और वेल्थ का एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा करना चाहिए। ठीक है। कैपिटल क्या होता है, इन्वेस्टमेंट,
ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या, ये सारी चीज़ें ना बहुत आगे तुम लोग थोड़ा थोड़ा जाओगे ना, जब OCM तुम लोग स्टार्ट करोगे, जब BK स्टार्ट करोगे, ये सारी चीज़ें जाओगे ना, तो तुम लोग को ये नए नए जो टर्म्स है ना वो बहुत ईजी लगने लगेंगे। बिलीव मी, बहुत ईजी टर्म्स है। बस तुम लोग अभी क्या हो रहा है, तुम लोग ऐसा अभी अंडरलाइन करके लिखोगे कि इन्वेस्टमेंट, अभी तुम लोग वेल्थ को अंडरलाइन करोगे, इकोनॉमिक्स को अंडरलाइन करोगे, आगे जाके तुम लोग को ये सब बहुत ईजी लगने वाले हैं। ठीक है, अभी तुम लोग अंडरलाइन करके पढ़ लो, आगे तुम लोग को ईजी होने ही वाला है। नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स, डिविजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियोरी। अब देखो यहाँ पे नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ्स डेफिनेशन, एडम स्मिथ कहते हैं कि इकोनॉमिक अफेयर्स में नेचर का भी एक लॉ है। ठीक है। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियोरी। डिवीजन ऑफ लेबर, अभी तुम लोग को देखो, अगर तुम लोग एक इंसान हो, ठीक है, एक इंसान हो और तुम लोग को एक इंसान को एक पूरे काम करने बोला है, जैसे कि सपोज एक नॉर्मल सा वर्क लेते हैं, एक नॉर्मल सा वर्क लेते हैं जो होता है रोटी बनाना। ठीक है, सब नॉर्मल सा काम है, एक क्या बोलता है, क्या है, रोटी बनाना है। ठीक है, तो रोटी बनाने के लिए क्या पड़ता है, पहले फ्लोर को गूंदना पड़ता है। ठीक है, पहले आटा बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी अगर एक इंसान रहेगा तो वो क्या करेगा, ये एग्जाम्पल छोड़ते बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लड़कों को शायद ना समझे। देखो अभी सपोज एक ऑफिस है, ठीक है, एक कंपनी है, एक कंपनी में, एक पूरा कंपनी में क्या एक इंसान सारे काम कर सकता है? क्या एक इंसान सारे काम कर सकता है? और उसने मैन्युफैक्चरिंग संभाला, प्रोडक्शन संभाला, सारी चीज़ें वो नहीं कर सकता है। तो क्या करते हैं, कुछ कुछ स्टाफ को एक पर्टिकुलर चीज़ में रखते हैं, एक स्टाफ को, पर्टिकुलर स्टाफ को इतने चीज़ों में, इतने काम के लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि इतने लोग प्रोडक्शन में काम करेंगे, ये चीज़ को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे, इतने लोग डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ को बांटने में काम करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, पहले तो डिवीजन ऑफ लेबर से काम जल्दी होता है। काम जल्दी कैसे होता है, देखो अगर एक इंसान अभी एक काम, ठीक है, एक इंसान, एक सपोज एक राइटर है, या सपोज कोई इंसान क्या है, पेंटर है। ठीक है, कोई इंसान क्या है, पेंटर है। वो पेंटर अगर वो पेंटिंग ही करता जाए 4-10 साल तक, अगर वो पेंटिंग ही करता जाए, तो पहले तो उसकी पेंटिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक है, और उसमें वो बहुत कुछ सीख जाएगा, उसमें वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर एक पेंटर वही चीज़ अगर करते ही जाए, जैसे कि टीचिंग स्किल होता है, अगर वो सिखाते जाएगा तो उसको नॉलेज गेन होता जाएगा और वो करते ही जाएगा, और उसमें वो क्या करेगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, एकदम क्या हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। तो अगर एक पेंटर को मैं बोलूँ कि नहीं तू पेंटिंग भी कर और फिर ले पोस्टर को भी चिपका, ठीक है, पेंटिंग को ले, तूने जो पेंट किया फिर उसको पोस्टर में चिपका भी दे। ठीक है, तो ये दोनों काम कर, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसके पेंटिंग को इफेक्ट करेगा। ठीक है, वो जितना आगे फास्ट कर सकता था उसका उतना स्लो हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, वही चीज़ को अगर मैं ऐसा करूँ कि नहीं, एक इंसान पेंटिंग करेगा, एक इंसान उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा या उसको चिपकाएगा। ठीक है, एक इंसान क्या करे, पेंट करे, एक इंसान उसको चिपकाएगा। तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे वो इंसान का पेंटिंग फास्ट होते जाएगा, वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, और दूसरे इंसान जो पोस्टर चिपकाना है वो भी, उसको भी इसके बारे में पता चल जाएगा कि कैसे मैं इसको फास्ट चिपका सकता हूँ, और वो भी इसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। मतलब दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों अलग अलग अपने काम में डिवीजन करने से फास्ट हो रहे हैं। अगर मैं डिवीजन नहीं करूँ और एक ही इंसान को बोलूँ ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ही लंबा हो जाएगा और उसमें कहीं ना कहीं स्पीड कम हो जाता है। So do you know Paul Romer and William Nahadius have won Nobel Memorial Prize in Economics for 2018. Paul Romer tends to be described as a growth theorist, whereas Mr. Nahadius has a remarkably contributed in the field of environmental economics. तो यहाँ पे बताया कि दो इंसान है जिनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज। इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता एक्चुअली, डू यू नो वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट है। सेकेंड, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल 12th में पूरा बुक इनके ऊपर ही है, मतलब सारे चैप्टर में इनका डेफिनेशन तो है ही। ठीक है, सो यहाँ पे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। इनको क्या कहा जाता था, इनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा जाता था। एडम स्मिथ को क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा जाता था, और प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल को नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। Neoclassical economist Professor Alfred Marshall has given the welfare oriented definition of economics. तो यहाँ पे एडम स्मिथ ने कौन सा डेफिनेशन दिया था, एडम स्मिथ ने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया था। एडम स्मिथ ने वेल्थ, देखो वेल्थ, ठीक है, और ये दे रहे वेलफेयर ओरिएंटेड। ठीक है, उन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड दिया था, ये वेलफेयर ओरिएंटेड दे रहे हैं। ठीक है, सो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल हैज गिवन द वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन द बुक एंटाइटल्ड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इन द बुक्स एंटाइटल्ड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इनका बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बुक में उन्होंने अपने सारी नॉलेज लिखे हुए हैं, मतलब इन्होंने इनका जो वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन है ना इकोनॉमिक्स को लेके, उन्होंने क्या क्या है ये बुक में लिखा हुआ है, किसमें, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1890। ये कब पब्लिश हुआ था, 1890 में। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स, अब इनका कहना है
हिज डेफिनेशन स्टेट्स, इनका डेफिनेशन ऐसा है कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इंसानों के ऑर्डिनरी बिजनेस, ठीक है, इंसानों के लाइफ के बारे में नहीं बोला, इंसानों के ऑर्डिनरी बिजनेस के, ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेस के बारे में स्टडी है। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग, ठीक है। जो एडम स्मिथ का था डेफिनेशन, जो एडम स्मिथ का डेफिनेशन था, उनका ऐसा था कि वेल्थ को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है, वेल्थ को उनके हिसाब से था कि वेल्थ को कैसे इंक्रीज, इनका है कि वेलफेयर कैसे हो सके, इनका क्या है कि वेलफेयर, ठीक है, वेलफेयर मतलब अच्छा, मतलब कोई भी चीज़ का इम्प्रूवमेंट कैसे हो सके। तो ये वो पार्ट ऑफ इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं। कौन से पार्ट को? ये वो पार्ट को स्टडी करते हैं जो मटेरियल रिक्विजिट्स मतलब जो सावधानी से, ठीक है, ये वो पार्ट को संभालते हैं। अभी देखो मटेरियल को, कोई भी चीज़ है, अभी अगर एक बुक भी है, इवन अगर बुक भी है, उसको अगर प्रॉपर यूटिलाइज़ किया, उसको प्रॉपर यूज़ किया तो ही अच्छा है, उसका वेस्टेज करके कोई मतलब नहीं है। तो सेम प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल भी क्या कहते हैं कि कोई भी चीज़ का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, सेटिस्फैक्शन होने तक उनका क्या करना है, यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। अब की पॉइंट्स ऑफ मार्शल डेफिनेशन क्या है? की पॉइंट्स ऑफ मार्शल डेफिनेशन, स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। सबसे पहले वो एक ऑर्डिनरी मैन का स्टडी करेंगे, क्या करेंगे, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान का स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस। अब देखो हम लोग ने पहले भी पढ़ा है कि इकोनॉमिक ह्यूमन बिहेवियर को देख के पढ़ा जाता है। सो इकोनॉमिक्स इज क्या है, मेजरली अ बिहेवियरल साइंस। नेक्स्ट इज स्टडी थर्ड देखो, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग मतलब क्या करना है, मटेरियल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मतलब मटेरियल को वेस्ट नहीं करना है। सेम बोला है स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, मतलब मटेरियल का पूरा ऐसा वेस्टेज नहीं करना है, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ। तो यहाँ पे इनका कहना है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल कि इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ, ठीक है। सिर्फ तुम लोग वेल्थ, पैसा कैसे कमाते हैं या पैसे के बारे में ही पूरा इकोनॉमिक्स नहीं है, ठीक है। सो इनके कहने पे वो था, और ये कहते थे कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ, ठीक है। ऐसा इनका था कि सिर्फ वेल्थ ओरिएंटेड था। देखो नाम से पता चलता है कि एडम स्मिथ का वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन था, जबकि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का क्या था, वेलफेयर ओरिएंटेड। सो नेक्स्ट इज लियोनेल रॉबिन्स, ठीक है, लियोनेल रॉबिन्स स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों को तीनों क्या दिए, तीन फिलोसफिस्ट या इकोनॉमिक्स दिया और उनके तीन अलग अलग डेफिनेशन दिए हुए। सो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन इन इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में सबसे पॉपुलर डेफिनेशन किनका है, या आ सकता है कि whose definition is most popular in economics, ऐसा आ सकता है। तो नाम याद रखो, लियोनेल रॉबिन्स, और उनका नाम क्या है डेफिनेशन का, स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। सो इनका डेफिनेशन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, रॉबिन्स, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। रॉबिन्स इन हिज बुक एंटाइटल, अभी इनका भी एक बुक है, इनका कौन सा बुक था, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का बुक था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। सेम इनका भी बुक है, इनके बुक का नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ठीक है। एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इनका ये बुक का नाम है। इनका बुक पब्लिश हुआ था 1932 में। मेंशंस अबाउट द स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सो इनके बुक में क्या मेंशन करता है, इनके बुक में स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन है। अब इनका स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या है, देखो मैं बताती हूँ। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन ends and scarce means which have alternative uses। अगर मैं ये डेफिनेशन को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, जैसे हम लोग ने पहले भी स्टडी किया, मतलब पहले भी देखा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को लिमिटेड मीन्स में सेटिस्फाई करना, अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड मीन्स में सेटिस्फाई करना। तो इनका कहना है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर। ये भी कह रहे हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स मतलब लिमिटेड मीन्स कोई भी चीज़ का लिमिटेड मीन्स। जैसे कि अब मुझे कुछ खरीदना है तो मेरे पास पैसे की लिमिटेड है कि मेरे पास इतना ही पैसा है, मेरा इतना ही लिमिट है, बट मेरे वांट्स ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, मेरे पैसे के हिसाब से मेरे वांट्स ज़्यादा हो सकते हैं, बट मेरा लिमिटेड मीन्स है ना, ठीक है। सो इनका यूज़ करके इनका कहना है कि हम लोग कैसे अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें, ठीक है। अल्टरनेटिव यूजेस, अब देखो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ क्या करता है, सिर्फ फैन को ही सिर्फ फैन को ही यूज़ करता है चलाने में, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस है। इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस है। अब की पॉइंट्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन,
की पॉइंट्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन। तो रॉबिन्स के डेफिनेशन क्या है, देखो यहाँ पे इन्होंने जो ये वर्ड यूज़ किया था एंड्स, ठीक है, यहाँ पे जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया था एंड्स, उसका मतलब होता है वांट्स। उसका मतलब क्या होता है, वांट्स। तो देखो अभी हम लोग इसको फिर से देखेंगे तो इस बार समझ जाएगा। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन। इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स। एंड्स क्या है हम लोग का, एंड्स है वांट्स, बिटवीन वांट्स एंड स्कार्स मीन्स। तो सेम देखो हम लोग का वही वाला डेफिनेशन हो गया कि ह्यूमन के वांट्स लिमिट अनलिमिटेड है और मीन्स क्या है, लिमिटेड। तो ये दोनों को कैसे सेटिस्फाई करना है, ये कौन सिखाता है, ये कौन सी बुक में दिया हुआ है, ये लियोनेल रॉबिन्स की बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे की पॉइंट्स क्या है देखते हैं। वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स आर किसी को भी अनलिमिटेड वांट्स है, ठीक है। कोई भी ह्यूमन का वांट्स देख लो, उसके अनलिमिटेड होता है, उसको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब चाहिए उसको, राइट। मीन्स आर कंपेरेटिवली लिमिटेड। अब देखो अगर मैं नॉर्मली मीन्स की बात करूँ तो मीन्स से हम लोग का मतलब है पैसे, ठीक है। सबके पास अपना एक लिमिटेड पैसा है, सबके पास क्या है, लिमिटेड पैसा है। वो अपने सारे वांट्स को, अभी तुम लोग खुद को ही पूछ लो, तुम लोग को अभी बहुत कुछ चाहिए, ठीक है। तुम लोग अगर खुद को पूछोगे तुम लोग को बहुत कुछ चाहिए, बट तुम लोग के पास क्या है, वो चीज़ नहीं अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि तुम लोग के पास अभी उतना पैसा नहीं है, या तुम लोग के कोई भी इश्यूज़ है, या तुम लोग उसको अभी उसके मीन्स तक पहुँचे नहीं हो, राइट। तो ह्यूमन का वांट बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन का वांट अनलिमिटेड है, बट उसका जो मीन्स है वो लिमिट है। जैसे कि अभी मैं बोलूँ कि मुझे अभी सपोज एक चाहिए आईफोन, ठीक है, अभी मुझे चाहिए आईफोन, बट मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, विच मीन्स क्या बता रहा है कि मेरे वांट अनलिमिटेड है, बट मेरे मीन्स क्या है, मेरे को बता रहे हैं लिमिटेड। वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बोलूँ समझने के लिए। और मीन्स ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस ये मैं बता दूंगी, ठीक है। वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। अभी तुम लोग को सपोज तुम लोग के पास है 20 रुपीज़, तुम लोग के पास है सपोज 20 रुपीज़, और तुम लोग ने कुछ खाया नहीं है, तुम लोग को क्या लग रहा है, भूख, ठीक है। तुम लोग को लग रहा है भूख, तुम लोग को अभी भूख लग रहा है और तुम लोग के पास 20 रुपीज़ है। तो भूख लग रहा है, तुम लोग को एक कुछ तो तुम लोग को पसंदीदा कोई चीज़ दिख गई, ठीक है। सपोज कोई किसी को वॉच दिख गई या कुछ भी दिख गया, ठीक है, सपोज कुछ भी दिख गया, लेकिन तुम लोग को भूख लग रहा है, तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग ऑफकोर्स 20 रुपये यूज़ करके कुछ खाओगे, ना कि कोई चीज़ खरीदोगे जो जिससे तुम लोग का पेट नहीं भर सकता है। ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम लोग के पास 20 रुपये, तुम लोग को ज़्यादा भूख लग रहा है, ठीक है, तुम लोग को ज़्यादा क्या लग रहा है, भूख लग रहा है। तुम लोग वो कोई भी सामान को या बुक को, ठीक है, सपोज 20 रुपये का बुक लेना था तुम लोग को लिखने के लिए, बट तुम लोग को भी बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है, तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग वो बुक को छोड़ के खाने की तरफ जाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम लोग का तभी का वो जो वांट है वो प्रायोरिटाइज करे, क्योंकि तुम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। सो तुम लोग खाओगे फिर बाद में बुक का सोचोगे, राइट। तो यहाँ पे देखो मेरे वांट्स क्या थे, यहाँ पे मेरे को भूख भी लग रहा था, मेरा पहला वांट हंगर फील हो रहा था, सेकेंड वांट मुझे बुक बाय करना था, ठीक है। तो ये दोनों वांट मुझे थे, बट मैंने इसको प्रायोरिटाइज किया। मैंने फर्स्ट अपने हंगर को मिटाया, सेकंड बुक लाया, ठीक है, सेकंड बुक लाया, फर्स्ट अपने हंगर को मिटाया। सो यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने अपने वांट्स को कैसे ग्रेडेबल बनाया, कैसे अपने वांट्स को बताया कि प्रायोरिटी कौन सा है, उसको मैंने पहले किया, और जो नॉन प्रायोरिटाइज इवेंट है उसको मैंने बाद में रखा। मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब मीन्स के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस है, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी का ही मतलब बता दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, फैन चलाने के लिए तुम लोग को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक मीन्स हुआ। तो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी फैन चला सकता है, इलेक्ट्रिसिटी रेफ्रिजरेटर चला सकता है, इलेक्ट्रिसिटी लाइट जला सकता है, ठीक है। बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं। डू यू नो, अब ये देखो इजी सा है, डू यू नो थॉट नेम ऑफ द इकोनॉमिक्स। अब इनके थॉट, ये इकोनॉमिक्स के नाम दिए हुए यहाँ पे, और यहाँ पे उनका थॉट मतलब उनके क्या विचारधारणाएँ थी, मतलब उनको क्या सोचते थे इकोनॉमिक्स के बारे में वो। तो एडम स्मिथ, देखो यहाँ पे एक बॉक्स में जो 4 इकोनॉमिस्ट दिए हुए, वो सब एक ही टाइम के एक ही सेंचुरी के क्या थे, इकोनॉमिस्ट थे, एक ही सेंचुरी के इकोनॉमिस्ट थे, और यहाँ पे उनका सेम ही थॉट है, ठीक है, सेम ही थॉट होता है, मतलब सेंचुरी वाइज थॉट चेंज होता है। सो एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, J.S. मिल, T.R. मैल्थस एक्सेट्रा, ये लोग का थॉट ऐसा था कि ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ऑफ 18th सेंचुरी, तो इनका क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट था जो था 18th सेंचुरी में। अल्फ्रेड मार्शल, A.C. पिगाव, आयरविंग फिशर, ठीक है, ये थे नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से, जो 19th और फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में था, ठीक है। नेक्स्ट J.M. केनिस, लियोनेल रॉबिन्स, पॉल समरसन एक्सेट्रा, ये थे मॉडर्न स्कूल ऑफ सेंचुरी फ्रॉम 20th सेंचुरी टिल डेट। 20th सेंचुरी के बाद से अभी तक जो चालू था ये इनका था, इनका थॉट था, ठीक है। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, अब इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के ब्रांच है। के ब्रांच क्या मैं बताती हूँ।
सो यहाँ पे मेनली ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स के दो ब्रांच है, इकोनॉमिक्स के दो ब्रांच है, फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो माइक्रो एंड दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले हम लोग ने इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा था, इकोनॉमिक्स में पढ़ा था ह्यूमन बिहेवियर को वो क्या करता है, स्टडी करता है। देखो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन था हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं और उनके लिमिटेड अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं विद लिमिटेड मीन्स, ये स्टडी करते हैं, राइट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। 3 सर रैगनर फ्रिस्क कॉइन्ड द टर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये फर्स्टली जैसे हम लोग ने देखा कि इकोनॉमिक्स ये टर्म कैसे आया, तो हम लोग को पता चला कि एक ग्रीक वर्ड था ओइकोनॉमी जिसका मतलब था मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ओइकोनॉमी वर्ड था जिसका मीनिंग क्या था, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। उससे हम लोग को पता, उससे वर्ड आया इकोनॉमिक्स। सेम यहाँ पे सर रैगनर फ्रिस्क 1933 में उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था, या उन्होंने ये वर्ड स्टार्ट किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये माइक्रो और मैक्रो ये वर्ड्स आए कहाँ से, ये वर्ड आए ग्रीक वर्ड से, ठीक है। ये वर्ड्स भी इनके ओरिजिन्स भी ग्रीक वर्ड से हुए जिसका नाम था माइक्रोस और मैक्रोस। माइक्रोस का मतलब देखो ग्रीक वर्ड में जैसा ओइकोनोमिया का मतलब क्या था, ओइकोनोमिया का मतलब था क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ओइकोनोमिया का मतलब था मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। माइक्रोस का मतलब होता है लार्ज, यहाँ पे लिख लो, तुम लोग को बहुत हेल्पफुल होगा। सॉरी, माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। माइक्रो आ रहा है, राइट, माइक्रो, तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या पढ़ा कि ग्रीक वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से आया, माइक्रोस से, और मैक्रो इकोनॉमिक आया मैक्रोस से, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों के ओरिजिन वर्ड्स क्या है वो पूछ सकते हैं। तो अभी देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अभी माइक्रो मतलब तुम लोगों को दिख रहा है छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, नाम में ही सब है, नाम में ही सारी चीज़ें हैं। तो माइक्रो मतलब स्मॉल, ठीक है। माइक्रो क्या करता है, अभी पूरा देश है, ठीक है, पूरे देश में ये अकेला इंडिविजुअल, मैंने ये पूरे नेशन से एक इंडिविजुअल निकाला, एक इंसान, और उससे मैंने पूछताछ किया कि भाई तेरा काम क्या करता है, तू क्या कर रहा है, मतलब तेरे घर पे क्या सब, मतलब मैं उसके बारे में स्टडी कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। मैंने एक नेशन से मैंने एक इंडिविजुअल को निकाला, मैंने पूरे नेशन से एक ही इंसान को किसी को लिया और मैं उसके बारे में स्टडी कर रही हूँ कि तू क्या है, उसके बारे में मैंने पूरा स्टडी किया, ठीक है। उसको बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैंने पूरे नेशन के बारे में स्टडी किया। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं पूरे नेशन के बारे में स्टडी कर रही हूँ, माइक्रो में मैं एक इंसान को ढूंढ के ला रही थी और उसके बारे में स्टडी कर रही थी, बट मैक्रो में क्या कर रही हूँ मैं, मैक्रो में मैं पूरे नेशन के बारे में स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला है माइक्रो मीन स्मॉल, माइक्रो का मतलब स्मॉल, बहुत ईजी है वाला चैप्टर, ये वाला पार्ट भी बहुत ईजी है, आई होप सबको समझ गया होगा। माइक्रो मीन स्मॉल, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। अब ये भी बिहेवियर ही डील कर रहा है, ठीक है, ये भी क्या डील कर रहा है, विद द बिहेवियर। किसका बिहेवियर डील कर रहा है, इंडिविजुअल वेरिएबल्स सच एज हाउस होल्ड, ठीक है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड। अभी किसी का एक इंसान के घर के बारे में, ठीक है, एक इंसान के घर के बारे में, किसी इंडिविजुअल वर्कर के बारे में स्टडी कर रहा है, वो किसी इंडिविजुअल फर्म के बारे में कि वो फर्म ने कितना सेल्स किया, कितना परचेसेस किया, कितना कमाई किया, आगे कितना उसने सोसाइटी की तरफ क्या क्या किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो इंडिविजुअली एक फर्म के बारे में पढ़ रहा है। जब मैं सारे फर्म्स के बारे में पढ़ूंगी तब वो होगा मैक्रो, जब मैं इंडिविजुअल फर्म के बारे में पढ़ूंगी तब होगा माइक्रो, जब मैं एक हाउस होल्ड के बारे में पढ़ूंगी, ठीक है, एक हाउस होल्ड में कितने नॉर्मल एक्सपेंस होता है, एक घर में कितना मंथली एक्सपेंस हो रहा है, मैंने अगर ये फाइंड किया ना तो मेरा हो गया माइक्रो। अगर मैंने पूरे नेशन के हाउस होल्ड का एवरेज निकाला कि पूरे नेशन के हाउस होल्ड में एवरेजली इतना मंथली खर्चा होता है, तो वो मेरा हो गया मैक्रो, ठीक है। मैं जब इंडिविजुअल मतलब मैं एक से जब पूरे नेशन की बात करती हूँ ना, एक मतलब माइक्रो, पूरा मतलब नेशन की बात करूँ तो वो हो गया माइक्रो, ठीक है। अगर मैं एक वर्कर की बात करूँ, मैं क्या कर रही हूँ, एक वर्कर की बात, एक वर्कर में कितने उसके वेजेस कितने हैं, वो कितने आवर्स मतलब कितने आवर्स काम कर रहा है, अगर मैं इसके बारे में स्टडी करती हूँ तो मेरा क्या हो गया, वो हो गया माइक्रो। अगर मैं पूरे नेशन के वर्कर्स का मेंटालिटी कर रही हूँ, या मतलब समझ रही हूँ कि पूरा नेशन क्या करना चाह रहा है, पूरा नेशन के वर्कर्स का मेंटालिटी क्या है, उनको कितना वेजेस चाहिए, तो वो मेरा क्या हो गया, मैक्रो। आई होप समझा होगा, ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इतना था। नेक्स्ट इज
केनेथ बॉल्डिंग्स डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे ये एक फिलोसफिस्ट या इकोनॉमिस्ट है, जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनको इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इकोनॉमिस्ट कोई टफ वर्ड नहीं, जो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, जिन्होंने उसके बारे में डिग्री ली होती है, जिन्होंने डेफिनेशन दिया हुआ है, उनको बोलेंगे इकोनॉमिस्ट, ठीक है। इकोनॉमिस्ट IST आएगा, ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इनके अकॉर्डिंग, केनेथ बॉल्डिंग्स के अकॉर्डिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म। देखो ये भी बहुत ईजी है। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक तो स्टडी करता है किसकी, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, यहाँ तक समझा हम लोगों की माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, बट किसकी, पर्टिकुलर मीन्स एक की, ठीक है। पर्टिकुलर फॉर्म, एक पर्टिकुलर फर्म का, एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड का, एक इंडिविजुअल प्राइस का, ठीक है। अब मैंने ये गाड़ी लिया, ठीक है, मैंने ये गाड़ी लिया, मैंने सिर्फ एक गाड़ी का प्राइस मतलब पूछा, और इसका पूछा कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, इसका सेलिंग प्राइस कितना है। मैंने पूरे नेशन का गाड़ी लिया, ठीक है, मैंने पूरे नेशन के गाड़ी लेके उनके बारे में स्टडीज़ किया, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो ये क्या स्टडी करता है, पर्टिकुलर हाउस होल्ड के बारे में, पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्राइजेस के बारे में, वेजेस, पर्टिकुलर वेजेस के बारे में, इनकम्स के बारे में, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़ के बारे में, पर्टिकुलर कमोडिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म्स, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज़ एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये था हम लोग का डेफिनेशन ऑफ केनेथ बॉल्डिंग्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को आंसर्स लिखने में ये सारी चीज़ें आने वाले हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम लोग को समझना है, ठीक है। फर्स्ट इज़ वांट। देखिए वांट मैंने पहले भी बोला, कोई भी चीज़ को चाहना, मतलब कोई भी चीज़ को ऐसा कि मुझे वो चीज़ चाहिए, उसको वांट बोलेंगे। जैसे कि अभी मुझे आईफोन चाहिए, ठीक है, वो मेरा वांट है, ये मेरा क्या है, वांट है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन वांट इन फ्यू वर्ड्स। तो यहाँ पे बोला है वांट को एक फ्यू वर्ड्स में डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है। इन कॉमन लैंग्वेज वांट कैन बी रिफर्ड टू एज नीड, ठीक है। अगर एक कॉमन लैंग्वेज की बात करूँ मैं, अगर मैं किसकी बात करूँ, कॉमन लैंग्वेज में, तो कॉमन लैंग्वेज में वांट को ऐसा बताया जा सकता है कि वो एक नीड है। नीड क्या होता है, ज़रूरत। नीड क्या होती है, ज़रूरत। तो वांट कैन बी रिफर्ड एज नीड। वांट क्या है, नीड मतलब क्या होता है, ज़रूरत, ठीक है। इन इकोनॉमिक्स वांट डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। इकोनॉमिक्स में अब तुम लोग को कॉमन लैंग्वेज में बता दिया कि वांट का मतलब होता है एक नीड, एक ज़रूरत। बट अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ, इकोनॉमिक्स में क्या वांट होता है, इकोनॉमिक्स में वांट का मतलब होता है वांट डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन की कमी होना, उसको वांट डिनोट किया जाता है, ठीक है। वांट डिनोट कब किया जाता है, जब मुझे सेटिस्फैक्शन की कमी हो। जैसे कि अब मैं ऐसा बोलूँगी कि आई वॉन्ट एन आईफोन, तो यहाँ पे इन नॉर्मल वर्ड, अगर इन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो हाँ, यहाँ पे ये लोग बोलेंगे कि हाँ इसको आईफोन की ज़रूरत है, ठीक है, ज़रूरत, नीड है, शी नीड्स एन आईफोन, ऐसा बोलेंगे। बट अगर मैं इकोनॉमिक टर्म से समझूँ तो मैं, वो लोग को ऐसा समझेगा, इकोनॉमिक्स में ऐसा समझेंगे, मैं अगर बोलूँ कि आई वॉन्ट एन आईफोन, तो वो लोग का ऐसा समझेगा कि मुझे एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, मुझे सेटिस्फैक्शन की कमी है, मेरे में क्या है, सेटिस्फैक्शन की कमी है, ठीक है। और वो सेटिस्फैक्शन किससे कंप्लीट होगा, वो सेटिस्फैक्शन मुझे आईफोन मिलने के बाद कंप्लीट होगा। तुम लोग बोलो कि दोनों में तो सेम ही मीनिंग है, ठीक है, दोनों में सेम ही मीनिंग है, बट इसका डिफ्रेंसिएशन थोड़ा थोड़ा तुम लोग को आगे समझेगा। तुम लोग को पूरा एक साथ नहीं दे दिया है कि वांट क्या होता है, डिमांड क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं बोला है तुम लोग को। तुम लोग छोटे छोटे इजी चीज़ें पता है। वांट तो सबको ही पता है कि वांट का मतलब होता है ज़रूरत, नीड, चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग को छोटी चीज़ों को थोड़े एक्स्ट्रा चीज़ों में ऐड करके दिया है, स्पाइस अप करके दिया है थोड़ा सा, ठीक है। फिर थोड़ा और जाओगे तो थोड़ा और देंगे, ठीक है, ऐसा करके दिया है। सो दिस फीलिंग एनेबल्स इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई हिज वांट। अभी इससे क्या होता है, उसको पता, अगर वो वांट का यूज़ करता है, या वांट इकोनॉमिक्स में लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन डिनोट करता है कि इसमें इसके सेटिस्फैक्शन की कमी है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि वो इंडिविजुअल को अपना जो वांट है, अब उसके पास सेटिस्फैक्शन की लैक पर मतलब कमी है, तो जब उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो वो उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट, ह्यूमन वांट्स हैव ग्रोन इन नंबर फॉर 2 बेसिक रीजंस। अब ह्यूमन वांट मैंने बोला अनलिमिटेड है, ठीक है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, 1-2 वांट नहीं कि ह्यूमन को सिर्फ यही चाहिए, ह्यूमन के वांट अनलिमिटेड है। तो इसके जो ह्यूमन के वांट्स जो ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, इतने सारे इसमें, ठीक है, तो उसके रीजंस क्या है, फर्स्ट, डिजायर्ड फॉर अ बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशंस एंड इनोवेशन। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, देखो। फर्स्टली पहले लोग कैसे रहते थे, पहले लोग रहते थे नीचे, लाइक पत्ता यूज़ करते थे सोने के लिए, ठीक है, या कुछ भी बनाने के लिए, बहुत अर्ली टाइम पे। फिर नीचे थोड़ा लोग जब क्लोथ्स बुनने लगे, ठीक है, तब वो लोग ने क्लोथ यूज़ किया सोने के लिए।
फिर क्लोथ्स यूज़ होने तक तो ठीक था, फिर लोगों को बेड, ठीक है, जैसे जैसे इन्वेंशन बढ़ा, जब इन्वेंशन हुआ बेड का, ठीक है, तो लोगों को बेड पसंद आने लगा, ठीक है, लोगों ने क्या किया, उनको बेड पसंद आने लगा, उनको बेड खरीदना था, अब बेड भी खरीद लिया, अब बेड के बाद डबल बेड आया, ठीक है, अब उनको डबल बेड खरीदना है, ठीक है, इन्वेंशन हुआ डबल बेड का, लोगों को चाहिए डबल बेड, ठीक है। सेम अभी डबल बेड में भी उनका जो वो सॉफ्ट, वो जो गद्दी होता है, वो जो गद्दा, वो भी सॉफ्ट चाहिए, ठीक है, इन्वेंशन हो रहा है ना, सॉफ्ट, बहुत बेटर इन्वेंशन हो रहा है, जितना बेटर इन्वेंशन होगा उतना बेटर चीज़ें ह्यूमन को चाहिए होंगी, राइट। जैसे कि पहले खाना किससे बनता था, पहले खाना वो नीचे लाइक कोल को यूज़ करके खाना बनता था, ठीक है, फिर कुकिंग गैस आया तो लोगों को पता चला कि गैस भी है, इन्वेंशन हुआ गैस का, तो बेटर लिविंग के लिए कुकिंग, वैसा कोयला में खाना बनाने को इशू होता था, ठीक है, अभी गैस आया तो बेटर ऑप्शन आया, ठीक है। सो गैस के लिए लोगों ने डिज़ायर किया, ह्यूमंस का वांट्स इंक्रीज हुए और गैस के लिए डिज़ायर हुआ, इन्वेंशन हुआ तो बेटर लिविंग के लिए डिज़ायर हुआ गैस का, फिर गैस से इंडक्शन आया तो इंडक्शन के लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे इन्वेंशन होता रहेगा वैसे वैसे ह्यूमन का जो बेटर लिविंग का चीज़ है, ह्यूमन को और अच्छी चीज़ है, पहले फ़ोन नोकिया था, फिर एंड्रॉयड आया, फिर अभी आईफोन आया, मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट हो रही है और इंसान को वो सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट इज राइज इन पॉपुलेशन। इंडिया का पॉपुलेशन 2011 के सेंसस में समथिंग 121.05 करोड़ थे, ठीक है, करोड़ नहीं, मैंने कुछ कम नहीं बोला है, ठीक है, इतने अप्रॉक्स थे, ठीक है। तो इतने सारे पॉपुलेशन के अभी एक वांट्स, एक इंसान का वांट, ठीक है, एक इंसान का वांट कितना ज़्यादा है, खुद का वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो बहुत सारे, इतने सारे लोगों के भी तो वांट्स इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ों के वजह से ह्यूमन वांट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। अब ये वांट्स के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, ये थोड़ा सा तुम लोग समझ लो, ये हार्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वांट्स क्या फीचर्स है या क्या किस हिसाब से चलता है, ठीक है। तो वांट्स आर अनलिमिटेड, देखो वांट्स आर अनलिमिटेड, ये नहीं देखा अभी, नीड की जरूरत है इनको। अभी तुम लोग को अभी सिर्फ मीठा खाने का मन कर रहा है, अगर मैं तुम अच्छा, अगर मैं तुम लोग को एक कैडबरी बड़ा वाला दूँ तो भी तुम लोग को बहुत ही अच्छा है, तुम लोग मना थोड़ी करोगे। ह्यूमन के वांट्स क्या है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के क्या है, ह्यूमन के वांट्स अनलिमिटेड है। वो वांट्स नॉट ओनली अराइज अगेन एंड अगेन बट दे आर ऑल्सो अनएंडिंग, ठीक है। अभी वांट्स सिर्फ एक के बाद एक आते नहीं है, कि जैसे मैंने आज देख लिया उसके घर पे एलईडी है, मेरे को एक इच्छा आ गई कि मुझे एक ये चाहिए, क्या चाहिए, एलईडी टीवी चाहिए। फिर मैं चला गया रेफ्रिजरेटर देखने, मैं अगर चली गई रेफ्रिजरेटर देखने तो मैंने बोला उसका, मेरा सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, उसका डबल डोर है, सो मुझे भी अभी एक रेफ्रिजरेटर चाहिए। तो ये अराइज तो हो ही रहे और ये अनएंडिंग है, ये ख़त्म नहीं होगा कि हाँ इसकी बात ख़त्म हो गया, मैं फिर गई कहीं और, उसके पास अच्छा ऐसा शूज़ है, मेरे पास शूज़ नहीं है। सो यहाँ पे क्या डिनोट करा है, यहाँ पे डिनोट करा है कि वांट्स अनएंडिंग है और वो क्या हो रहा है, सिर्फ अराइज हो रहे हैं, मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं। इफ़ वन वांट्स गेट सेटिस्फाई अनदर अराइजेज। देखो अभी अगर एक वांट सेटिस्फाई हो गया तो एक और आ ही जाता है, ठीक है, अगर मैंने एक वांट सेटिस्फाई कर दिया तो भी मुझे एक और आ ही जाता है। वॉन्ट्स गो ऑन मल्टीप्लाइंग इन नंबर, तो वॉन्ट्स मल्टीप्लाई होते जाता है, एक के साथ एक प्लस नहीं होता, वो मल्टीप्लाई होते जाता है। जो देखा वो चाहिए, ठीक है, जो देखा वो चाहिए। खुद से पूछ लो कि तुम लोग को चाहिए होता है कि नहीं कुछ देखा तो, ठीक है। फ्रेंड्स लोगों के पास फ़ोन है, मेरे पास फ़ोन कैसे नहीं है, ठीक है। फ्रेंड के पास 20,000 का फ़ोन है, मुझे भी चाहिए, ठीक है। तो वॉन्ट्स तुम लोग को मिलता है कि नहीं वो अलग बात है, बट तुम लोग का वांट तुम लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम लोग को चाहिए, राइट। तो यही तो है, वांट्स अनलिमिटेड है, तुम लोग का वो अनएंडिंग है, और अगर एक सेटिस्फाई भी हो रहा है तो दूसरा आ ही जाता है, ठीक है। यही था नॉर्मल, वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। Several human wants occur again and again, while some might be only occasional. अब कुछ ज़रूरत ह्यूमन के बार बार आते हैं, बट कुछ ओकेजनली आते हैं। एग्जाम्पल दूँ, देखो खाना, ठीक है, फूड, ये तुम लोग का ह्यूमन वांट्स दिन में 3 बार आते हैं, ठीक है, 3 बार, मतलब सब लोग को 3 बार खाना चाहिए, ठीक है, ये ह्यूमन वांट्स है। अभी खाना भी तो चाहिए, ये भी तो ज़रूरत है, तो ये भी एक ह्यूमन का वांट हुआ, ठीक है, ह्यूमन का एक ये भी वांट हुआ। तो ये क्या हो रहा है, ये अकर कर रहा है अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार ये रिकरिंग कर रहा है, ठीक है। बट कुछ जैसे कि मुझे रेनकोट, ठीक है, रेनकोट, अभी रेनकोट क्यों चाहिए, रेनकोट मुझे, मैं समर सीजन में क्या करूँगी रेनकोट, या मैं विंटर सीजन में रेनकोट क्या करूँगी। रेनकोट सिर्फ यूज़ कब होगा, रेनकोट सिर्फ यूज़ होगा रेनी सीजन में। स्वेटर कब यूज़ होगा, स्वेटर सिर्फ यूज़ होगा विंटर सीजन में, ना कि समर सीजन में, ठीक है। तो कुछ वांट्स क्या होते हैं, अकर करते हैं बार बार, और कुछ वांट्स सीजनली ओकेजनली अकर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे कॉटन क्लोथ्स की ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ पे अम्ब्रेला रेनकोट की ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ पे विंटर आया
विंटर आया तो स्वेटर्स की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 3 डायग्राम दिए हुए हैं, 3 डायग्राम ये एक्सप्लेन करने के लिए, ये 3, ठीक है, ये 3 एक्सप्लेन करने के लिए ये 3 डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट। वांट की कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। वांट्स आर सेकंड है, वांट्स आर रिकरिंग नेचर। वांट क्या हो रहे हैं, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। वांट एक वांट सेटिस्फाई हुआ तो वो वांट रिकर कर रहे हैं, वो वांट क्या कर रहे हैं, रिकर कर रहे हैं। जैसे फूड का वांट, आज अभी खाया, 4 घंटे 5 घंटे बाद फिर भूख लगने वाले, ठीक है। तो वांट्स क्या कर रहे हैं, रिकर कर रहे हैं, मतलब रिपीट कर रहे हैं। रिकर का मतलब नहीं समझ रहा है, रिकर को अंडरलाइन करो, लिखो रिपीट, ठीक है। तो वांट्स रिपीट करे, भले ही वो बार बार हो या ओकेजनली हो, जैसे कि रेनकोट होता है, स्वेटर होता है, ठीक है, बट वो क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अभी तुम लोग बोले कि ऐसा कैसे रिपीट, सारे वांट्स रिपीट होते हैं क्या? हाँ, सारे वांट्स होते हैं मेजरली। देखो एसी, तुम लोग ने अगर सपोज एसी लाया, ठीक है, सपोज क्या लाया, एसी। अभी एसी तुम लोग का चल रहा है, ठीक है, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम से तुम लोग का वो एसी का खराब हो जाएगा, ठीक है, और तुम लोग को एक नया एसी ज़रूरत पड़ेगा। मतलब देख रहे हो, वो तुम लोग की ज़रूरत जो तुम लोग का वांट था वो रिकर हुआ, वो रिपीट हुआ, बट एट बहुत लंबे टाइम के बाद, एट बहुत लॉन्ग स्पैन के बाद तुम लोग को रिपीट हुआ, बट हुआ ना रिपीट। नेक्स्ट इज वांट रिफर विथ एज। वांट रिफर विथ एज। अब वांट रिफर विथ एज क्या होता है, देखो वांट्स रिफर विथ एज, इसका मतलब देखो, अभी एक बच्चे को एक छोटा 1 ईयर का बच्चा है, 1 ईयर का बच्चा है या 9 मंथ्स का बच्चा है, उसको तुम लोग अगर पैसा दोगे, उसको अगर तुम लोग मनी, ठीक है, पैसा ला के दोगे, तो उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको क्या पता पैसे के बारे में, उसको कुछ नहीं पता। सो वो क्या करेगा पैसे का, वो उसको फाड़ देगा, ठीक है, लेकिन उसको पैसे से कोई मज़ा नहीं आएगा। बट वही चीज़ तुम लोग वो बच्चे को खिलौना, टॉयज़ ला के दे दो, वो बच्चे को टॉयज़ ला के दे दो, ठीक है, टॉय ला के दोगे तो क्या करेगा, वो टॉय से खेलेगा। तो एक बच्चे को क्या ज़रूरत है, बच्चे को टॉयज़ की ज़रूरत है। ये टॉयज़ में अगर ये ऐसे एक इंसान को दे दूँ जो अराउंड अपने 20s या 30s में है, ठीक है, अराउंड उसके 20-30s में हाँ है, अगर मैं उसको ये टॉयज़ दूँ तो ये उसके लिए कोई यूज़ नहीं है, वो क्या टॉयज़ के साथ थोड़ी खेलने वाला है, ठीक है, ये इंसान टॉयज़ के साथ नहीं खेलेगा, ठीक है। तो और अभी ये आंटी को, ठीक है, ये अगर ये ओल्ड ग्रैंड माँ या ओल्ड वुमेन को अगर मैं क्या दे दूँ, अगर मैं बाइक दे दूँ या टॉयज़ दे दूँ, क्या ये वो खेलने वाली है? नहीं, उनको चाहिए एट लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम समथिंग, बुक्स जो रीड आउट कर सके, वो अपना नॉलेज गेन सके या ऐसा कुछ, ठीक है, या अपना उनका स्पेक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, क्या डिनोट कर रहा है तुम लोगों को कि एज के हिसाब से, ये बच्चे का एज अलग था, ये इसका एज अलग है, इसका एज अलग है, तो ये तीनों के एज के डिफरेंस की वजह से इनके वांट्स भी अलग है। अगर मैं ये बच्चे को ये बुक दूंगी तो क्या ये बच्चे को यूज़ होगा, वो फाड़ देगा, कोई यूज़ नहीं है बच्चे को, ठीक है। अगर मैं ये गाड़ी ये आंटी को दूंगी, ये ओल्ड वुमेन को, तो क्या इनको यूज़ होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा, ठीक है। तो यही डिनोट करता है वांट्स डिफर विथ एज, एज के हिसाब से वांट क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। सो वांट्स एंड देयर सैटिस्फैक्शन डिफर एज पर द क्रोनोलॉजिकल एज। तो ये एज वाला डिफरेंस दिखाने के लिए 3 डायग्राम ड्रॉ किए गए थे। नेक्स्ट इज वांट्स डिफर विथ जेंडर। वांट्स डिफर विथ जेंडर, जेंडर के हिसाब से वांट डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब एक लेडीज टॉप है, ठीक है, अब एक लेडीज टॉप है, वो टॉप किसको यूज़ होगा, वो टॉप ऑफकोर्स किसको यूज़ होगा, लेडीज़ को यूज़ होगा, वुमेन्स को यूज़ होगा, ना कि मेंस को। मेन के लिए यूज़ होने वाली चीज़ें मेन को यूज़ होंगी, जैसे कि फोमिंग क्रीम, ठीक है, क्रीम वगैरह, या मेकअप, ठीक है, मेकअप का एग्जांपल लेते हैं सबसे बेस्ट, लिपस्टिक हो गया, कॉम्पैक्ट पाउडर हो गया, ऐसा कुछ भी चीज़ है वो किसको यूज़ होती है, वो वुमेन्स को यूज़ होती है, ना कि मेंस को, ठीक है। तो अभी जो चीज़ है वुमेन्स को, अभी वुमेन को एक लिपस्टिक की ज़रूरत है, ठीक है, वुमेन को एक लिपस्टिक की ज़रूरत है रेड कलर की, वो ज़रूरत मेन को नहीं आएगा, ठीक है। वुमेन को अगर वो चीज़ की ज़रूरत है तो वो ज़रूरत मेन को नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि वांट्स डिफर विथ जेंडर, ठीक है। वुमेन्स को अलग चीज़ों की चाह होती है, अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है, मेंस को अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, वांट्स डिफर्स ड्यू टू प्रेफरेंसेस। वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस। अब इसका मीनिंग मैं समझाती हूँ। अभी एक इंसान को आम बहुत पसंद है, मैंगो, ठीक है, मैंगो सीजन है, राइट। सो एक इंसान को, एक बच्चे को मैंगो बहुत पसंद है और एक बच्चे को मैंगो से एलर्जी है, उसको मैंगो पसंद ही नहीं है, ठीक है। तो क्या ये दो, सपोज ये 2 बच्चे हैं, ठीक है, ये एक बच्चा है एंड दिस इज अदर चाइल्ड, ठीक है। ये बच्चे को आम पसंद है, ये बच्चे को आम नहीं पसंद है। तो अगर मैं ये बच्चे को आम दूंगी तो क्या ये बच्चा खाएगा? नहीं खाएगा। बट ये बच्चे को मैं आम दूंगी तो ये बच्चा खाएगा, ठीक है। सामान सेम है, आम दोनों को है, दोनों का सेम चीज़ है आम। बट क्या कर रहा है, इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, आम की इसको ज़रूरत नहीं है, ये बच्चे को आम नहीं चाहिए, ठीक है, ये बच्चे को आम नहीं चाहिए, बट ये बच्चे को आम चाहिए, विच मीन्स
कि प्रेफरेंस, ठीक है, ये इसको नहीं पसंद ना, इसको नहीं पसंद, इसके लिए वो नहीं खा रही, बट इसको पसंद है, सो ये खाएगी। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वॉन्ट्स डिफर, यहाँ पे ज़रूरत भी डिफरेंस करे, किसके हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से। प्रेफरेंस क्या होते हैं, देखो, इंडिविजुअल्स हैबिट, इंडिविजुअल के हैबिट्स में, ठीक है, हैबिट्स में, इंडिविजुअल के हैबिट्स में, जैसे कि कोई चीज़, अभी मैंने सपोज मैं अप्सरा पेंसिल यूज़ करते आ रही हूँ, ठीक है, ये अप्सरा नहीं है, सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मैं अप्सरा पेंसिल यूज़ करते आ रही हूँ तो मुझे डॉम्स पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मेरा हैबिट है अप्सरा पेंसिल यूज़ करने का, ठीक है। टेस्ट, अभी टेस्ट में सपोज इस मैंने बोला जैसे इसको मैंगो नहीं पसंद, इसको मैंगो से एलर्जी है, तो ये थोड़ी मैंगो खाएगी, बट ये खाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरत, वॉन्ट्स, नीड चेंज हो रहा है, एंड प्रेफरेंस मैटर अ लॉट वाइल डिसाइडिंग वॉन्ट्स ऑफ द पीपल, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग का वॉन्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन्ट हुआ, और दो लास्ट वॉन्ट्स हैं, वॉन्ट्स डिफर विथ सीजन, वॉन्ट्स डिफर विथ सीजन। सो फिफ्थ या फोर्थ, ठीक है, सॉरी सिक्स्थ इज वॉन्ट्स डिफर विथ सीजन, वॉन्ट्स डिफर विथ सीजन, वॉन्ट सीजन के हिसाब से डिफर कर दे। देखो ये वाला इमेज जिसमें मैंने रिकरिंग वाला एक्सप्लेन किया था, ये वाला इमेज देखो, वॉन्ट्स डिफर विथ सीजन। अगर सीज़न क्या है, सीज़न समर है, समर सीज़न के हिसाब से कॉटन क्लोथ चाहिए। अगर विंटर रेनी सीजन हुआ तो अम्ब्रेला और रेनकोट चाहिए। अगर विंटर सीजन हुआ तो स्वेटर्स चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, अभी क्या एक स्वेटर की ज़रूरत पड़ेगी रेनी सीजन में, स्वेटर रेनी सीजन में नहीं ज़रूरत पड़ेगा, स्वेटर सिर्फ अपने सीजन में यूज़ होगा जो है विंटर, ठीक है। तो सेम वे वॉन्ट्स क्या हो रहा है, वॉन्ट्स चेंज हो रहे हैं, वॉन्ट्स डिफर करा है विथ रिस्पेक्ट टू सीजन, सीजन चेंज हुआ, वॉन्ट्स भी चेंज होने लगते हैं, वॉन्ट्स कीप ऑन चेंजिंग विथ सीजन। वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू कल्चर, वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू कल्चर। अब यहाँ पे अगर मैं इंडियन कल्चर की बात करूँ, इंडियन कल्चर में साड़ी सलवार ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पहनते हैं लोग, ठीक है। और अगर मैं वेस्टर्न कल्चर की यूज़ करूँ, अगर मैं अमेरिका को देखूँ, ठीक है, तो उनके ड्रेसिंग स्टाइल्स और हमारे ड्रेसिंग स्टाइल्स में फ़र्क है, ठीक है। वो साड़ी अपने डे टू डे यूज़ में, अपने वो डे टू डे यूज़ में साड़ी सलवार ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ करने वाले, ठीक है। तो उनका वॉन्ट अलग है, हमारा वॉन्ट अलग है, सिर्फ ड्रेसिंग स्टाइल में नहीं, फूड में भी है, इवन फूड में भी, फूड इंडियन के फूड्स अलग होते हैं, इंडियन के फूड्स थोड़े ज़्यादा स्पाइसी होते हैं। सेम वे अगर कंपैरेटिवली मैं अमेरिका की बात करूँ तो वो थोड़ा सा लेस स्पाइसी या थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो तुम लोग, वॉन्ट्स डिफर विद कल्चरल चीज़ों के वजह से भी क्या हो रहा है, वॉन्ट्स डिफर कर रहा है, मतलब वॉन्ट्स दोनों में अलग है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट्स। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट्स पूरा जो पैराग्राफ है, पेज नंबर 4 पे जो पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है स्टार्टिंग टू एंड तक, ये 2021 और 21-22 के रिड्यूस सिलेबस में कट हुआ था। इस साल का कोई ऐसा सर्कुलर नहीं आया कि जिसमें बताया हो कि ये रिड्यूस सिलेबस में है कि नहीं। सो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट इवन अगर तुम लोग को यहाँ पे पता चलता है कि ये रिड्यूस सिलेबस में है तो इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है, बिकॉज ये 21-22 और 2021 में रिड्यूस सिलेबस में कट किया था। सो स्टार्ट करते हैं। वॉन्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। सो हम लोग ने अभी ये तो पढ़ लिया, हम लोग ने अभी ये तो पढ़ लिया कि वॉन्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक में वॉन्ट्स को क्या बोलते हैं और वॉन्ट्स क्या होते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ये सब हम लोग ने पढ़ लिया। बट अभी वॉन्ट्स के भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो वॉन्ट्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। वॉन्ट्स के एक्चुअली 3 क्लासिफिकेशन दिए हुए तुम लोग को। ज़रूरत, वॉन्ट का हम लोग ने क्या देखा, वॉन्ट का मतलब ज़रूरत, ठीक है, जिसकी ज़रूरत हो उसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में वॉन्ट, ठीक है। मुझे फ़ैन की ज़रूरत है तो ये क्या हो जाएगा, मुझे फ़ैन वॉन्ट है, ठीक है, ये मेरी एक ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि वॉन्ट्स कैसे डिफ़र करते हैं विद सीज़न, विद कल्चर, विद प्रोफेशन, ठीक है। वॉन्ट्स कैसे अलग अलग लोगों के लाइक्स डिसलाइक्स के हिसाब से चेंज होते हैं, और वॉन्ट्स कैसे अलग अलग सीजन्स के हिसाब से चेंज होते हैं। वॉन्ट्स अगर समर सीज़न है तो अलग वॉन्ट ज़रूरतें होंगी, अगर विंटर सीज़न है तो वो अलग ज़रूरतें होंगी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट्स देखते हैं। वॉन्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स। अब देखो इकोनॉमिक जहाँ पे आया ना, जहाँ पे मैंने पहले भी बोला था, अगर तुम लोग अपना इकोनॉमिक्स का टेक्स्ट बुक देखोगे, ठीक है, इकोनॉमिक का टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज ओपन करोगे तो तुम लोग को दिखेगा यहाँ पे मनी, ठीक है, कुछ तो इंटरफेस में ऐसा मनी रिलेटेड शो किया है, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक्स आया तो समझ जाना कि कोई तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है या तो कुछ तो पैसे के रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन वॉन्ट्स का क्या है, फर्स्ट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स। मतलब इकोनॉमिक मतलब वो ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे के लेन देन से होता है, और नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स मतलब वो वॉन्ट्स जो पैसे के रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है। एग्जांपल दूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, बस मैंने शॉर्ट पे बता दिया कि इकोनॉमिक मतलब वो जिससे मनी के ट्रांजैक्शन जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, और नॉन इकोनॉमिक मतलब वो जिसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन या मनी के ट्रांजैक्शन रिलेटेड या इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सो फर्स्ट देखो यहाँ पे इकोनॉमिक,
इकोनॉमिक वॉन्ट्स आर दोज वेयर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इज इन्वॉल्व। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि इकोनॉमिक वॉन्ट्स आर दोज वेयर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इज इन्वॉल्व। मॉनेटरी मतलब मनी, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, ठीक है। सो इकोनॉमिक वॉन्ट्स मतलब वैसे वॉन्ट्स, ऐसे वॉन्ट्स जिसमें मनी के ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होते हैं। मेडिसिन खरीदा, खाना खरीदा, बैग खरीदा, बुक खरीदा, पेंसिल खरीदा, इसमें क्या हो रहा है, तुम लोग को अगर कोई चीज़ खरीदना है, कोई अपनी ज़रूरत पूरी करनी है तो उसमें तुमको पैसा चाहिए, ठीक है। अगर पैसा नहीं है तो बुक नहीं खरीद सकते, अगर पैसा नहीं है तो खाना नहीं खा सकते, ठीक है, फूड नहीं खरीद सकते। तो कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जिसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है और वो यूज़ करता है अपने वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए, तो वो होगा इकोनॉमिक वॉन्ट्स, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल भी दिया है, देखो, एन इंडिविजुअल हैज़ टू पे प्राइस फॉर देम। यहाँ पे बोला है कि एक इंडिविजुअल को उसके लिए प्राइस पे करना पड़ता है। प्राइस कौन से, कहाँ, मतलब कैसे पे करोगे, ऑफ कोर्स मनी के, ठीक है। तो प्राइस कैसे पे करोगे, मनी से। सो एन इंडिविजुअल हैज़ टू पे प्राइस फॉर देम। एग्जाम्पल फूड, मेडिसिन, तुम लोग अपने हिसाब से एग्जाम्पल लिख सकते हो, बुक, पेंसिल, बैग वगैरह कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स। नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स, अब इकोनॉमिक जो है उसका उल्टा नॉन इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है, विच मीन्स नॉन इकोनॉमिक में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। सो नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स आर दोज विच कैन बी सेटिस्फाइड विदाउट मेकिंग मॉनेटरी पेमेंट। अब ऐसे वॉन्ट्स जिसको तुम लोग सेटिस्फाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसे वॉन्ट्स, ऐसी ज़रूरत है तुम्हारी ऐसी ज़रूरत है। अगर वॉन्ट से कन्फ्यूजन हो रहा है तो तुम लोग वॉन्ट को ना रिप्लेस कर दो ज़रूरत से, ठीक है, तो एग्जैक्ट आता है। तो तुम लोग की ऐसी ज़रूरत है जो सेटिस्फाई हो जाती है बिना पैसे दिए, ठीक है। तुम लोग एग्जाम्पल सबसे अच्छा एयर, जो हवा में सांस ले रहे हो उसके लिए पैसा नहीं दे रहे हो तुम लोग, राइट। तुम लोग जो हवा में सांस ले रहे हो उसमें पैसा नहीं दे रहे हो। सनशाइन, जो सनशाइन आ रहा है सुबह सन से हम लोग को, उसके लिए भी तुम लोग मॉनेटरी, उसके लिए भी तुम लोग क्या कर रहे हो, पैसा नहीं दे रहे हो। सो ये क्या हो गया हम लोग के। अभी ऐसा नहीं कि हम लोग को एयर की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को एयर की ज़रूरत है, वी वॉन्ट एयर, ठीक है। हम लोग का एयर भी हम लोग का एक वॉन्ट है, सनशाइन भी एक वॉन्ट है, ठीक है। तो ऐसे वॉन्ट्स जिसमें हम लोग पैसा पेमेंट नहीं कर रहे, विदाउट पेमेंट, उन लोग को नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स बोलेंगे। सो नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स आर दोज विच कैन बी सेटिस्फाइड विदाउट मेकिंग मॉनेटरी पेमेंट फॉर देम। एग्जाम्पल एयर, सनशाइन एक्सेट्रा। इसके बीच में अगर ये रेड्यूस सिलेबस में नहीं रहा, मतलब अगर कट नहीं किया इसको, तो ये तुम लोग को ये दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश जैसा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल वॉन्ट्स एंड कलेक्टिव वॉन्ट्स। इंडिविजुअल वॉन्ट्स एंड कलेक्टिव वॉन्ट्स। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट्स में हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल वॉन्ट्स एंड कलेक्टिव वॉन्ट्स। सेकेंड वाले में फर्स्ट देखो, इंडिविजुअल मतलब तुम लोग को समझ गया रहेगा, पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर इंसान। इंडिविजुअल मतलब एक पर्टिकुलर इंसान हो, कुछ भी, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक इंसान, वन। और कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है। इतना समझ गया होगा, नाम से समझ गया तो आराम से इजीली समझ जाएगा आगे। पर्सनल और इंडिविजुअल वॉन्ट्स refer to those wants which are satisfied at the individual level। तो यहाँ पे ये मतलब क्या बता रहा है, देखो, एक डॉक्टर को, ठीक है, एक डॉक्टर को किसकी ज़रूरत है, ठीक है, डॉक्टर का वांट देखो, डॉक्टर की ज़रूरत है एक स्टेथोस्कोप की, ठीक है, एक डॉक्टर को ज़रूरत है एक स्टेथोस्कोप की, और एक जज को ज़रूरत है उसके कोट की, ठीक है। ये हो गया इंडिविजुअल वांट। ये लोग को इंडिविजुअली, ये लोग अपना वांट को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये लोग इंडिविजुअली अपने वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कैसे, एक डॉक्टर को एक स्टेथोस्कोप की ज़रूरत है, ठीक है, ये उसका इंडिविजुअल वांट हुआ, ठीक है। हम लोग उसके डॉक्टर को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि उसको क्या ज़रूरत है, ठीक है। सो डॉक्टर को क्या ज़रूरत है, स्टेथोस्कोप की, और एक जज को क्या ज़रूरत है, उसके कोट की, ठीक है। ये हो गया इंडिविजुअल वांट। नेक्स्ट इज कलेक्टिव वांट। कलेक्टिव वांट क्या है, कलेक्टिव वांट्स आर सोशल वांट्स। अब यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया है कि इंडिविजुअल और सोशल। इंडिविजुअल मतलब एक पर्सनल, एक अकेले इंसान का, ठीक है, और सोशल मतलब सोसाइटी का, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली बोला है कि कलेक्टिव वांट्स आर सोशल वांट्स। सोशल वांट्स मतलब सोसाइटी के वांट्स, ठीक है। सोसाइटी क्या चाहता है, अब सोसाइटी में एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल तो नहीं है, सोसाइटी में कलेक्टिव लोग रहते हैं, ठीक है। सोसाइटी में कलेक्टिव लोग रहते हैं तो उनके वांट्स भी क्या होंगे, कलेक्टिव वांट्स होंगे उनके, ठीक है। अगर मैं इंडिविजुअली एक को स्टडी कर रही हूँ, अगर मैं अपने बारे में बोलूँगी तो मेरे वो इंडिविजुअल वांट्स होंगे। बट मैं अगर सोसाइटी में देख रही हूँ कि सोसाइटी में अभी पानी की कमी चल रही है, सोसाइटी में कोई बीमारी फैल रही है, तो वो कलेक्टिव वांट्स हो गया, ठीक है, मतलब कोई कलेक्टिव इशू हो गया, ठीक है। अभी सपोज सोसाइटी में किसी को पानी की ज़रूरत है, तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव वांट, ठीक है, पूरे सोसाइटी को उसकी ज़रूरत है, राइट। तो ये हो गया कलेक्टिव वांट्स। सो कलेक्टिव वांट्स आर सोशल वांट्स वेयर देयर इज कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन। अब यहाँ पे देखो, एक डॉक्टर को या एक जज को उसको एक कोड दे दो, जज को कोड दे दो, तो उसका क्या होगा,
इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन, एक अकेले का सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, बट अगर सोसाइटी को जो चाहिए अगर हम लोग वो उसको प्रोवाइड करें तो क्या होगा, सबका सेटिस्फैक्शन होगा, विच मीन्स इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, देयर इज कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। एग्जाम्पल, ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। अब देखो, ट्रेन से ट्रैवलिंग करने से सिर्फ एक इंसान ट्रैवल नहीं करता, ट्रेन से सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ट्रैवल नहीं करता, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ लोग ट्रैवल करते हैं, विच मीन्स वो क्या कर रहा है, वो कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन दे रहा है, जिसको ट्रेन की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत लोगों को ट्रेन की ज़रूरत है, तो जब सब लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, वो सबको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो क्या है, कलेक्टिव वांट। नेक्स्ट इज नेसेसिटीज़, कंफर्ट्स, लग्जरी। ठीक है, नेसेसिटीज़, कंफर्ट्स, लग्जरीज। अब नेसेसिटीज़ और कंफर्ट्स और लग्जरीज को मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। देखो, नेसेसिटीज़ मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना तुम लोग मर जाओगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथ। अभी एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट हो चुका है, एजुकेशन को भी एक बहुत अपना नेसेसिटी मांगा, बिकॉज अगर एजुकेशन नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। सो इंसान का नेसेसिटी क्या है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे नेसेसिटीज़ हैं। अब कंफर्ट्स क्या है, कंफर्ट्स मतलब थोड़ा सा, अभी देखो फूड, अभी नॉर्मल देखो, हम लोग को फ़ैन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जीने के लिए हम लोग को अपना जीने के लिए फ़ैन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो फ़ैन हम लोग का नेसेसिटी नहीं हुआ, फ़ैन हम लोग का नेसेसिटी, अपना जो सीलिंग फ़ैन, टेबल फ़ैन, वॉटएवर, वो हम लोग का नेसेसिटी नहीं हुआ। बट अगर मैं फ़ैन को लाऊँ तो वो मेरा कंफर्ट होगा, फ़ैन को लाऊंगी तो मेरा क्या होगा, कंफर्ट। मैं फ़ैन के बिना रह सकती थी, राइट, मैं फ़ैन के बिना रह सकती थी, बट मैंने फ़ैन को लाया क्योंकि वो मेरे कंफर्ट के लिए था। ठीक है, अब कंफर्ट्स तक समझा होगा। अभी कंफर्ट्स के बाद आता है लग्जरीज। अब फ़ैन से मुझे हवा मिल रहा था, ठीक है, फ़ैन से मुझे हवा मिल रहा था, बट अभी मैंने ख़रीदा एसी, मुझे और अच्छा हवा चाहिए था, या मुझे एसी का ठंडा चाहिए था, तो मैंने एसी ख़रीदा। ठीक है, मैंने क्या ख़रीदा, एसी, विच मीन्स वो मेरा लग्जरी हो चुका है। ठीक है, नेसेसिटीज़, एयर से मुझे हवा मिल रहा था, जितना मैं उससे खुश थी, नेसेसिटी। कंफर्ट्स के मैंने अपने कंफर्ट के लिए एक फ़ैन ख़रीदा। लग्जरीज़ मैंने एसी ख़रीदा क्योंकि मुझे फ़ैन के पंखा, अभी मुझे फ़ैन से और थोड़ा कंफर्ट वाले हवा चाहिए थे या ठंडक चाहिए थी, तो मैंने क्या ख़रीदा, एसी। ठीक है, तो नेसेसिटीज़, कंफर्ट, लग्जरीज़ मतलब बहुत हाई लेवल के चीज़ें जिसकी ज़रूरत नहीं है, बट इवन दो हम लोग के कंफर्ट, हम लोग के लग्जरीज़ के लिए हम लोग उसको बाय करते हैं। एग्जाम्पल से समझ जाएगा। तो पहला नेसेसिटीज़ है। सो नेसेसिटीज़ में क्या है, देखो, नेसेसिटीज़ आर द वेरी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक नीड्स है, इसके बिना नहीं जी सकते। एग्जाम्पल, फूड के बिना इंसान नहीं रह सकता, क्लोथिंग के बिना इंसान नहीं रह सकता, शेल्टर के बिना नहीं रह सकता, ये सब पढ़ा है तुम लोग ने। हेल्थ के बिना भी नहीं रह सकते हो। नेक्स्ट, एजुकेशन, ये सारे बेसिक नेसेसिटीज़ है। इसमें लिखा है क्या, प्रेशर कुकर नहीं, प्रेशर कुकर खाना बनाने में तुम लोग की हेल्प करेगा, वो तुम्हारा कंफर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे सेकंड में दिया है, comforts are those wants which make our life comfortable। तो सिंपल सा डेफिनेशन था, comforts are those wants, comfort वो wants है जो हमारे लाइफ को क्या करते हैं, कंफर्टेबल देते हैं। एग्जाम्पल, वॉशिंग मशीन, देखो वॉशिंग मशीन, कपड़ा हाथ से भी धो सकते थे। नेसेसिटीज़ में तुम लोग को क्लोथ मिल रहा था, क्लोथ तुम लोग हाथ से भी धो सकते थे, बट तुम लोग कंफर्ट्स में क्या ला रहे हो, वॉशिंग मशीन। ठीक है, मिक्सर, प्रेशर कुकर, एक्सेट्रा। ठीक है, ये तुम लोग का कंफर्ट्स हो गए। लग्जरीज आर दोज वॉन्ट्स विच आर मेंट टू फॉर प्लेजर एंड एन्जॉयमेंट। तो यहाँ पे क्या बोला है, लग्जरीज वो वॉन्ट्स है जिसको बनाया गया है किस लिए, प्लेजर और एन्जॉयमेंट के लिए। एग्जाम्पल, एसी कार, ठीक है, एसी ले लो या एसी कार, दोनों ले लो। ठीक है, एसी कार, अभी एक नॉर्मल कार कंफर्ट था, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल कार लिखती CAR तो ये मेरा कंफर्ट था, चलने मतलब कार यूज़ कर रही हूँ ट्रैवलिंग के लिए, बट यहाँ पे मैंने कार में भी AC लगवा दिया, कार में भी मैंने AC लगा दिया, विच मीन्स वो मेरा लग्जरी हो चुका है। नेक्स्ट इज़ वेल फर्निश्ड हाउस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इन्जॉयमेंट और प्लेजर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग ने क्या कंप्लीट किया, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट्स आर मेनली 3 टाइप्स के, एक इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, नाम से ही समझ जाएगा ये, इंडिविजुअल, कलेक्टिव, और थर्ड इज नेसेसिटीज़, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। मैंने क्या बोला कि अगर मुझे बोलना है कि ये पेन मेरा वेल्थ है, ये पेन मेरा वेल्थ है, तो उसके पास कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने की, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पास होने चाहिए। पहला है यूटिलिटी। यूटिलिटी का हम लोग ने डेफिनेशन क्या पढ़ा था, सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। यूटिलिटी का डेफिनेशन हम लोग ने पढ़ा था, सेटिस्फाइंग
तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको, सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। तो मैं ये इसमें देखूंगी कि क्या इसके पास कोई चीज़ को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी है इसमें। तो अगर हाँ, अगर किसी को लिखना होगा, किसी को कुछ राइटिंग करना है, तो उसको एक पेन की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये उसका वो वांट, उसकी वो ज़रूरत सेटिस्फाई कर सकता है, विच मीन्स इसका क्या है, इसका यूटिलिटी है। नेक्स्ट है स्केर्सिटी। स्केर्सिटी क्या होता है, कमी, ठीक है। तो देखना पड़ेगा मुझे कि क्या देखना पड़ेगा, स्केर्सिटी मतलब कमी, ठीक है। स्केर्सिटी है क्या, ये अगर मुझे ये बेचना है या मुझे किसी को एक्सचेंज करना है विद टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, तो मुझे देखना पड़ेगा कि बाहर मार्केट में इसकी कमी है क्या, इसकी ज़्यादा है क्या, इसके अगर इसका बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगा ये पेन का, ठीक है, अगर इसका बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगा तो इसका क्या होगा, बहुत हाई प्राइस में मैं बेच सकती हूँ। बट अगर इसका डिमांड कम रहेगा तो क्या करूँगी, मैं इसको लो प्राइस में बेचूंगी, ठीक है। स्कैर्सिटी मतलब अगर ये पेन का बहुत कमी है, मार्केट में बहुत कम पेन ऐसे है, तो मैं इसको हाई प्राइस में बेच सकती हूँ। नेक्स्ट थर्ड क्राइटेरिया इज ट्रांसफरेबिलिटी। क्या है थर्ड क्राइटेरिया, ट्रांसफरेबिलिटी, मतलब ट्रांसफ़र होना चाहिए। अब ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए कि जो ट्रांसफ़र ही ना हो सकते। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं, टीचर, ठीक है, टीचर जो सिखाती है, ठीक है, टीचर जो सिखाती है उसको मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकती कि चलो ये टीचर आज नहीं है तो मैं कुछ सिखा देती हूँ, नहीं, ठीक है। अगर आज साइंस की टीचर नहीं है तो एक हिस्ट्री की टीचर आके साइंस नहीं एक्सप्लेन कर सकती। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रोफेशन है, उनका जो सब्जेक्ट है, वो दोनों अलग है, ठीक है। तो साइंस की टीचर स्टडीज़ को हिस्ट्री टीचर नहीं दे सकती। हिस्ट्री टीचर को खुद से पूरा साइंस पढ़ना पड़ेगा, फिर वो एक्सप्लेन कर सकती है। बट ऐसा नहीं कि साइंस की टीचर लीव ले रही है तो साइंस की टीचर क्या कर रही है, अपने सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर रही है हिस्ट्री में, हिस्ट्री टीचर को। ऐसा नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ठीक है। बट क्या मैं ये पेन को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ? हाँ, मैं ये पेन को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नलिटी मतलब एग्जिस्टेंस, ठीक है। ये पेन का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, जैसे कि एक सर्विस, जैसे कि एक सर्विस, ठीक है। टीचर जो टीचिंग करती है, टीचर जो सिखाती है, वो चीज़ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो मेरा वेल्थ नहीं हुआ, ठीक है। बट इसका एग्जिस्टेंस है, विच मीन्स ये मेरा वेल्थ हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ ये एक्सप्लेन भी किया है। यूटिलिटी, अ कमोडिटी मस्ट हैव द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अ कमोडिटी जिसके पास कैपेसिटी है ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने का। एग्जाम्पल फर्नीचर, कोई चीज़ को टेबल बुक्स रखना है तो उसके ऊपर फर्नीचर के ऊपर रख सकते हो। रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर की भी यूटिलिटी है। Scarcity, a commodity must be scarce in supply in relation to its demand if it is included in the term wealth. Example, all economic goods for a price is paid. अब यहाँ पे क्या बोला देखो, a commodity must be scarce. Scarce मतलब कम, ठीक है। एक commodity को कम होने की ज़रूरत है in supply in relation to its demand, ठीक है। अभी अगर सपोज ये मार्केट में, ये पेन मार्केट में बहुत कम है, ठीक है, मार्केट में एक बहुत पेन कम है, इसका स्कार्स, ये कमोडिटी स्कार्स है सप्लाई में, ठीक है, कोई बेच रहा नहीं है क्योंकि किसी के पास इसका पेन नहीं है, ठीक है। तो इसका डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, इसका डिमांड बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को स्कैर्सिटी बोला है। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी। अ कमोडिटी शुड बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मैंने जैसे पहले भी बोला, एक कमोडिटी को ट्रांसफ़र होना चाहिए। ये कमोडिटी ट्रांसफ़र हो सकता है पेन, ठीक है, बट टीचर का टीचिंग सर्विस ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। So commodity should be transferable from person to person as well as from place to place. If the good is material or tangible, then only it is possible to transfer from place to place. अभी tangible intangible मतलब मैं बताती हूँ। tangible मतलब वो चीज़ है जिसके एग्जिस्टेंस होती है, जिसका मटेरियल फॉर्म होता है, जिसको टच कर सकते हो, जिसको देख सकते हो, ठीक है। intangible मतलब इसका उल्टा, इंटैंजिबल मतलब जिसका एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसको टच नहीं कर सकते, जिसको देख नहीं सकते हो, ठीक है। ऐसी सारी चीज़ों को इंटैंजिबल बोला जाता है। तो अगर ट्रांसफरेबिलिटी होगा एक कमोडिटी में, उस जिसको टच किया जा सकता है, जिसको प्लेस टू प्लेस मतलब प्लेस से प्लेस चेंज किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको बोलेंगे वेल्थ। एक्सटर्नलिटी, अ गुड ह्यूमन कैन बी ट्रांसफर्ड, अ गुड कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इफ़ इट इज़ एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी। अब मतलब गुड कैन बी, अभी देखो ये पेन को मैं तब ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, ये पेन को मैं तभी ट्रांसफ़र कर सकती हूँ जब वो एग्जिस्ट कर रहा है। पहला तो क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया कि वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है और वो ह्यूमन बॉडी के एक्सटर्नल है, मतलब ह्यूमन बॉडी के बाहर है, ठीक है। अगर मैं ह्यूमन बॉडी के अंदर है, ठीक है, अभी सपोज क्या कर रहा है, मेरे ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ है, तो क्या मैं उसको ट्रांसफ़र कर सकती हूँ? नहीं, उसको मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। बट ये पेन ह्यूमन बॉडी के बाहर है, एक्सटर्नल है, एग्जिस्ट भी कर रहा है, तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। एग्जाम्पल बैग दिया और चेयर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू नो
physical transferability. This is actual transfer of goods from one person to another and from one place to another. Example, vehicle. Notional transferability. It is not possible to transfer the good physically, but there can be only transfer of ownership right. अब देखो यहाँ पे कैसे बोला है. पहला है फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी. ये पेन पहले मैं ओन करती थी, ये पेन पहले मैं ओन करती थी. सपोज मैंने किसी फ्रेंड को दे दिया, ठीक है. मैंने क्या किया, मैंने ये पेन मैं ओन करती थी, मैंने ये किसी अपने फ्रेंड को दे दिया, तो ये उसका हो गया, ठीक है. अभी ये वो ओन कर रही है, तो क्या हो रहा है, ये पेन चेंज हो रहा है. ये पेन क्या कर रहा है, ये पेन मेरे पास था, अभी दूसरे प्लेस में या दूसरे के पास चला गया, ये पेन ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है. बट इन केस ऑफ लैंड, ठीक है, ज़मीन. अब ज़मीन अभी तक मेरे घर के पास था, ठीक है, मेरे घर के पास अभी तक एक ज़मीन था, बट अभी ज़मीन मैंने बेच दिया, ठीक है. मैंने क्या किया, वो ज़मीन बेच दिया. जिसने ख़रीदा, ठीक है, जिसने ये ज़मीन मेरा ख़रीदा होगा, क्या वो मैं उतना ज़मीन काट के अपने घर के पास लगाएगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है ना. ज़मीन को वो क्या करेगा, अपने पास थोड़ी लगाएगा, अपने घर के पास जहाँ पे है ज़मीन वो वहीं पे होगा. बट उसका बस इतना हो जाएगा कि वो अभी उसका राइट, उसके ऊपर उसका ओनरशिप हो जाता है, ठीक है, कि अभी वो उसका ओनर है, मैं नहीं हूँ, ठीक है. तो नोशनल ट्रांसफरेबिलिटी मतलब ये कि जो गुड है, जो सामान है, जो कमोडिटी है, वो फिजिकली वहीं पे होगा जहाँ पे था, ठीक है. जैसे कि लैंड मेरे घर के पास था, मैंने बेच दिया, तभी भी वो मेरे घर के पास ही रहेगा. बस ट्रांसफ़र क्या होगा, ट्रांसफ़र उसका ओनरशिप होगा, ठीक है. उसका ओनरशिप, जो उसका ओनर होगा वो ट्रांसफ़र होगा, ठीक है. समझा. ट्राई दिस, ये तुम लोग का ट्राई करना है. प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ कमोडिटीज़ विच सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी एंड नोशनल ट्रांसफरेबिलिटी. ऐसे कमोडिटीज़ निकालो जो फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी को सेटिस्फाई करते हैं और नोशनल ट्रांसफरेबिलिटी को भी, ठीक है. डू यू नो इनबॉर्न क्वालिटीज़ लाइक ब्यूटी, मेलोडियस वॉइस, एफिशिएंसी एक्सेट्रा आर नॉट वेल्थ इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ इकोनॉमिक्स. दे आर नाइदर एक्सटर्नल नॉट ट्रांसफरेबल. तो यहाँ पे क्लियरली बोला है कि जो इनबॉर्न क्वालिटीज़ है, जो ब्यूटी, ठीक है, लड़का या लड़की किसी में भी ब्यूटी या मेलोडियस वॉइस, ठीक है, या एफिशिएंसी, कोई चीज़ करने में बहुत तेज़ होना, ये सारी चीज़ें वेल्थ नहीं है. ये सारी चीज़ें वेल्थ नहीं है. किसके सेंस में, इकोनॉमिक्स के सेंस में, इकोनॉमिक्स के भाषा में, या इकोनॉमिक्स के अगर इकोनॉमिक्स से देखूँ मैं, तो ये सारी चीज़ें वेल्थ नहीं होगी. और क्यों, क्योंकि दे आर नाइदर एक्सटर्नल, ना ही वो ह्यूमन के बॉडी के बाहर है. मैंने क्या बोला था, देखो हम लोग का 4th पॉइंट एक्सटर्नलिटी, मतलब अ गुड कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इफ़ इट इज़ एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी से एक्सटर्नल, ह्यूमन बॉडी के बाहर होना चाहिए, ठीक है. तो ना ही ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल है और ना ही ये ट्रांसफरेबल है, ठीक है. ये तो सबको पता था, बट इवन तो ये लोग ने लिखा है. नेक्स्ट इज पर्सनल इनकम. पर्सनल इनकम. नेक्स्ट हम लोग का 6th कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग का 6th कॉन्सेप्ट है पर्सनल इनकम. अब देखो पर्सनल इनकम मतलब खुद का इनकम. अभी सपोज़ यहाँ पे मैं 2-3 काम कर रही हूँ, ठीक है. मेरे सपोज़ एक जॉब है, सपोज़ मेरा एक जॉब है और मुझे कहीं से और से अर्निंग्स आ रही है, मेरे को 3-4 जगह से क्या आ रही है, अर्निंग्स आ रही है मेरी, ठीक है. तो 3-4 जहाँ से मुझे इनकम मिल रहा है, जहाँ से मुझे अर्न हो रहा है, वो सारी चीज़ों को मिला के वो मेरा होगा पर्सनल इनकम, मेरा खुद का इनकम, ठीक है. यहाँ पे देखो क्या बोला है, अर्निंग्स रिसीव्ड बाय अ पर्सन, अर्निंग्स रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेज, ठीक है. सारे सोर्सेज, ऐसा नहीं कि सिर्फ जॉब से पैसा मिल रहा है, सिर्फ जॉब से पैसा मिल रहा है, बाकी मैं कोई दूसरा काम कर रही हूँ वहाँ से पैसा नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है. जो सोर्स ऑफ इनकम है, जब सबसे पैसा मैं मिलाऊँ उसको बोलेंगे पर्सनल इनकम, ठीक है. अभी नेक्स्ट है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. पर्सनल इनकम समझा, ठीक है, जहाँ से जो सोर्स से पैसा मिल रहा है. सपोज़ टीचिंग से मुझे पैसा मिल रहा है, मुझे जॉब से पैसा मिल रहा है सपोज़, ठीक है. और भी मैं कुछ अलग चीज़ें कर रही हूँ, मुझे कोई और चीज़, कोचिंग के लिए कुछ भी, ठीक है. ऐसे कोई भी चीज़ों से अगर मुझे पैसा मिल रहा है तो वो मेरे सारे सोर्स को मिला के वो मेरा बनेगा पर्सनल इनकम. अभी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, PDI, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म याद रखना, PDI, ठीक है. सो PDI इट इज़ दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम. अब पर्सनल इनकम, मेरा पर्सनल इनकम सपोज आया 10,000, ठीक है, मेरा मंथली, सपोज मैं बोल रही हूँ मंथली मेरा पर्सनल इनकम आया 10,000. 10,000 में से मैंने 2,000 रुपीज़ टैक्स पे किया, 10,000 में से मैंने 2,000 टैक्स पे किया, तो बचा कितना, 8,000, ठीक है. 8,000 होगा मेरा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है. जब मैं अपने पर्सनल इनकम से क्या कर रही हूँ, टैक्स हटा रही हूँ. टैक्स भी तो पे करना पड़ता है ना इंसान को, वेल्थ टैक्स है, पर्सनल टैक्स है, इनकम टैक्स है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें पे करने के बाद जो पैसा बचता है उसको बोलेंगे पर्सनल इनकम.
इट इज़ दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज़ लेफ्ट ओवर आफ्टर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अभी डायरेक्ट टैक्स पे करने के बाद, डायरेक्ट टैक्स सच एज इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब पे करने के बाद जो पैसा बचता है उसको बोलेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, यू शुड नो ये भी पार्ट मैंने ये जो मैंने बोला था वो पार्ट वांट वाला, ठीक है, वो जो कट हो गया था रेड्यूस सिलेबस में 2021 और 21-22, सेम इसका भी, ये भी रेड्यूस सिलेबस में कट हो चुका है, बट अभी इस बार का कोई आइडिया नहीं है कि ये कट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट अगर तुम लोगों को पता चलता है कि जो लास्ट ईयर का रेड्यूस सिलेबस था वो इस साल भी है तो इसको सिंपली कट कर देना, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर तुम लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना है, जानना है तो पढ़ सकते हो। तो यू शुड नो में क्या बोला है, फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम। अब इनकम्स के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, इनकम्स के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम विच रिमेन स्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो तुम लोग एक घर में रह रहे हो, ठीक है, या तो एक घर तुम लोग ने सपोज दिया है, ठीक है, तुम लोग के एक घर में रह रहे हो और एक घर है फ्री था, कुछ नहीं था घर में, कोई यूज़ नहीं हो रहा था, सो तुम लोग ने उसको रेंट दे दिया, ठीक है, रेंट पे दे दिया वो घर को। तो तुम लोग को 2-3 साल से तुम लोग का वो घर का रेंट सपोज 10,000 ही है, ठीक है, मतलब तुम लोग का वो जो इनकम आ रहा है, जो तुम लोग को रेंट आ रहा है, रेंट के हिसाब से पैसा, वो 10,000 मंथली मिल रहा है, राइट, 10,000 ही मिल रहा है। या तुम लोग आज इस बार बोलो कि चलो ये महीना 10,000, अगले महीना 10,000 10,200 दे देना, ठीक है, फिर अगले महीना 10,400 दे देना, ऐसा नहीं होता, राइट। हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, 2 साल 3 साल 4 साल डिपेंड्स ऑन, बट एक पीरियड, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक इनकम क्या करते हैं, उसको स्टेबल रखते हैं, मतलब चेंजेस नहीं होता वो इनकम में। एग्जाम्पल हो गया रेंट और वेजेस। सेम अगर कोई काम कर रहा होगा, ठीक है, वेजेस किसको मिलते हैं, मजदूर लोगों को वेजेस मिलते हैं जो काम करते हैं, ठीक है। सो वेजेस उनका भी ऐसा नहीं कि आज चलो आज 100 रुपये का 1 घंटा मिल रहा है, 1 घंटा काम किया तो 100 रुपये, कल मिलेगा 1 घंटे का 110 रुपये, नहीं, ऐसा चेंज नहीं होता इनकम, ठीक है। सो इनकम विच रिमेन्स स्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज फिक्स्ड इनकम। नेक्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग इनकम। फ्लक्चुएटिंग इनकम विच इज नॉट फिक्स्ड बट कीप्स ऑन चेंजिंग। इनकम जो फिक्स नहीं होता, ठीक है, इनकम जो फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता है, कभी आज 100 आया तो कल 200 आ गया, या तो कल कभी आया नहीं कुछ, कभी 50 आ गया, ठीक है। सो ऐसा इनकम जो चेंज होता रहता है उसको बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग इनकम, ठीक है। अब फ्लक्चुएटिंग इनकम कहाँ पे देखने मिलेगा, कंपनीज में, ठीक है। कंपनीज को अभी सपोज कंपनीज, एक कंपनी लिया मैंने, सपोज कोई एग्जांपल है कंपनी एक्स, ठीक है, कंपनी एक्स का प्रॉफिट लास्ट ईयर था 10,000 सपोज, लास्ट मंथ, ठीक है, लास्ट मंथ कितना था, 10,000 प्रॉफिट था, इस बार 20,000 हो गया, ठीक है। तो 10,000 प्रॉफिट था, इस बार 20,000 होगा, क्या हो गया, नंबर्स चेंज हो रहे हैं, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, तो नेगेटिव हो सकता है, तो जीरो भी हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है कि इस बार उसने कोई प्रॉफिट कमाया ही नहीं, वो कंपनी एक्स ने सपोज इस बार कोई प्रॉफिट कमाया नहीं, तो वो ज़ीरो भी हो सकता है। या तो ऐसे बोल सकते हैं कि कंपनी को लॉस हो गया, मतलब कंपनी ने जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा उसको मतलब पे करना पड़ा, ठीक है, मतलब क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो ऐसी चीज़ों को क्या बोलेंगे, फ्लक्चुएटिंग इनकम, जिसका इनकम फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट इज मनी इनकम। इट इज़ द इनकम रिसीव्ड इन एक्चुअल करेंसी ऑफ द कंट्री, इन अदर वर्ड्स इट इज़ द इनकम इन कैश। ये सिंपल सा है सॉरी, इट इज़ द इनकम रिसीव्ड इन द एक्चुअल करेंसी। अब तुम लोग अगर इंडिया में हो तो तुम लोग को कैसे पैसे मिलेंगे, तुम लोग को रुपीज़ में मिलेंगे, तुम लोग को जो पैसा मिलेगा वो किस में मिलेगा, रुपीज़ में, ठीक है। गांधी जी का होगा फेस और वहाँ पे वो इंडियन करेंसी मिलेगा तुम लोग को, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द इनकम विच इज़ रिसीव्ड इन कैश। तो ऐसे इनकम जिसको जो कैश में मिलता है, ऐसे इनकम जो कैश में मिलता है और एक्चुअल करेंसी ऑफ द कंट्री होता है, उसको बोलेंगे मनी इनकम। रियल इनकम, इट इज़ द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इनकम। एग्जाम्पल, कमोडिटीज परचेज आउट ऑफ मनी इनकम। सो रियल इनकम क्या है, रियल इनकम इट इज़ द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इनकम। मनी इनकम क्या देखा था, इट इज़ द इनकम रिसीव्ड इन एक्चुअल करेंसी ऑफ द कंट्री। एक्चुअल करेंसी, अभी तुम लोग को एक्चुअल करेंसी जो मिल रहा है, जो इंडिया का करेंसी, ठीक है, उसको बोलेंगे, या तो बोलेंगे इनकम इन कैश। जब इनकम कैश में रिसीव होता है कंट्री के, तब उसको मनी इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो रियल इनकम है परचेजिंग पावर ऑफ मनी इनकम। मनी इनकम से तुम्हारा परचेजिंग पावर कितना है, तुम लोग को जो मनी मिल रहा है कैश में, उससे तुम्हारा परचेसिंग पावर कितना है, उसको बोलेंगे रियल इनकम। एग्जाम्पल, कमोडिटीज परचेज आउट ऑफ मनी इनकम। एग्जाम्पल, कमोडिटीज परचेज आउट ऑफ मनी इनकम। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम क्या है, देखो, अब सपोज मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि मैं ये पर्टिकुलर कंपनी में इतने पैसे पे, सपोज मैंने एक कंपनी को साइन किया
कि मैं ये इतने कंपनी को ये कंपनी में 2 साल के लिए इतने 2000 या 5000 या 10,000, ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए कुछ भी हो जाए काम करूँगी, ठीक है। मैंने क्या साइन किया कि मैं अंडर दिस टर्म्स एंड कंडीशन मैं इस कंपनी के अंडर 5,000 रुपीज़ ही काम करूँगी, भले ही ये कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, ये भले ही कंपनी लॉस में डूब जाए, बट मैं क्या करूँगी, मैं 5,000 में ही काम करने वाली हूँ, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम, ठीक है। मुझे जो इससे इनकम मिल रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट के वजह से मिल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है इसके वजह से। सो दिस इनकम इज पेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैंने उसके टर्म्स एंड कंडीशन एग्री किया और बोला कि 5,000 रुपीज़ इनकम चाहिए मुझे, भले ही प्रॉफिट हो या भले ही लॉस में डूब जाए, ठीक है। एग्जाम्पल रेंट वेजेस, रेंट मतलब जैसे कि लोग अगर तुम लोग किसी को घर दे रहे हो, घर रेंट पे दे रहे हो, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कि हाँ इतने साल के लिए तुम ये घर लो, मिनिमम इतने साल के लिए रह सकते हो और फिर तुम लोग क्या कर सकते हो, इतना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। वेजेस का भी सेम होता है। नेक्स्ट इज रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम क्या होता है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो सपोज मैंने एक बुक मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, मैंने एक बुक क्या किया, मैन्युफैक्चर किया और मैंने उसको 40 रुपीज़ में बेचा, ठीक है। मैंने क्या किया, बुक एक मैन्युफैक्चर किया और मैंने उसको 40 रुपीज़ में बेच दिया, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, मुझे पैसा 40 मिला, मेरे को 40 रुपीज़ मिल तो रहा है, मुझे 40 रुपीज़ मिल रहा है, बट वो मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। कैसे प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जब बुक बनाया था तब जो लोग काम कर रहे थे लिए या जो पेपर ने बनाया जो उसके 40 रुपीज़ के, ठीक है। मेरे को 40 रुपीज़ मिला, करेक्ट है, एक बुक का मुझे 40 रुपीज़ मिला, बट उसमें से मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, मेरा प्रॉफिट हुआ 20 रुपीज़, क्योंकि बाकी 20 से जो पेमेंट्स करने थे मुझे लोगों ने जिसने बुक में हेल्प किया या पेपर्स का, ठीक है, ये सारी चीज़ों का 20 रुपये गया और 20 रुपया हुआ प्रॉफिट, ठीक है। सो रेजिडुअल इनकम विच इज़ लेफ्ट ओवर आफ्टर मेकिंग पेमेंट्स टू ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है वो क्लियरली आगे समझेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, सारी चीज़ों को पेमेंट करने के बाद जो लोग काम कर रहे थे आके, जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे, जो मशीन चला रहे थे या मशीन का पैसा, ये सब काटने के बाद जो पैसा मिल रहा है मुझे उसको बोलेंगे प्रॉफिट, ठीक है। इसका या उसका एग्जाम्पल दिया है, रेजिडुअल इनकम का एग्जाम्पल दिया है प्रॉफिट। नेक्स्ट इज अर्न्ड इनकम। इनकम ऑब्टेन्ड आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटी उसको बोलेंगे अर्न्ड इनकम। जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी। अर्न्ड इनकम मतलब कोई चीज़ को कमाया हुआ है, ठीक है। अब मैं कोई चीज़ में इन्वॉल्व कर रही हूँ, कोई चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं घर बनाने के बाद किसी को घर दे रही हूँ, ठीक है, घर दे रही हूँ रहने के लिए, या मैं कहीं पे जाके काम कर रही हूँ, कोई मजदूरी कर रही हूँ, तो मुझे वेजेस मिलेंगे। या मैंने अपना पैसा, मेरे पास 10,000 फ्री में था तो मैंने किसी को दे दिया और मैं उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रही हूँ, या मेरा एक कंपनी है जिसमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या आ रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने वो चीज़ के लिए वो काम में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अगर मैं घर पड़ा है, ठीक है, घर है और मैं उस पर ध्यान नहीं दे रही हूँ, रहने दो घर, तो मुझे क्या रेंट मिलता, जब तक मैं किसी इंसान को वो घर बेचती नहीं या रेंट पे नहीं रखती तो मुझे उसका रेंट नहीं मिलता, तो उसको बोलेंगे अर्न्ड इनकम। नेक्स्ट इज अनअर्न्ड इनकम रिसीव फ्रॉम ऑल सोर्सेज विदाउट इंडल्जिंग इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, एग्जाम्पल विंडफॉल गेन्स, लॉटरी प्राइजेस। अब देखो यहाँ पे मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, कुछ काम कर रही थी, बट अनअर्न्ड इनकम मतलब ऐसे इनकम जहाँ पे मैं कोई काम नहीं कर रही थी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल लॉटरी, ठीक है। लॉटरी पे किसी को 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कभी कभी किसी को अगर मतलब किस्मत अच्छा रहा तो मिल जाता है। तो यहाँ पे वो इंसान ने कुछ काम नहीं किया बट उसका इनकम हो रहा है, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल लॉटरी प्राइजेस। नेक्स्ट 8वां टर्म, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक का 8वां टर्म, इकोनॉमिक एक्टिविटी। So economic activities can be classified into 4 types which include production, distribution, exchange and consumption. इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी को 4 टाइप में क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। इंक्लूड होता है उसमें प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करना, ठीक है, प्रोड्यूस करना, कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चर करना। जैसे कि मुझे अगर क्या करना है, अगर मुझे क्लोथ्स बनाना है, ठीक है, क्लोथ्स बेचना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले क्लोथ्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर लोगों को बांटना पड़ेगा, फिर एक्सचेंज होगा, फिर कंजप्शन होगा, ठीक है। ये एक्सप्लेन करूँगी मैं डिटेल में।